उसमें मैंने काम शुरू किया, कुछ 50-80 रुपए पर डे दिहाड़ी वाला सीन था। और ऐसी सिचुएशन थी कि अगर सुबह का नाश्ता कर लिया है ना, तो दोपहर का कुछ खाने का पता नहीं है कि कहाँ से खाया जाएगा। एक गिलास, एक देश की, एक वो चटाई जिस पे हम सोते थे। समटाइम्स तो ऐसे होता था कि सर्दी लगती थी तो हम उसी को आधा थोड़ा ऊपर उड़ते थे। ऐसी लाइफ स्टार्ट की थी वाह, शादी के बाद। शादी के बाद। वो शॉप जिसमें मैं सोया करता था, वो शॉप 2007 में मेरे नाम पे थी। वाह। और सीगनेस 78 लाख रुपीस की गाड़ी मेरे नीचे थी, व्हाइट कलर की, पर्ल व्हाइट। और वो शॉप में जब मैं पोजीशन लेने गया, ताले लगा के अपने ताले ले चेंज करने, तो मैं वहीं पर रोड पे सजदे में लेट गया कि यार इरादा किया था। थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, मुझे नहायत खुशी है इस बात पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफ कोर्स एक्सप्लोर हयात का मकसद ही यही है कि हम हयात यानी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें। वो मेरी भी ज़िंदगी है, आपकी भी ज़िंदगी है, हमारे जितने मेहमान आते हैं, और ताकि जो देखने वाले हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो हमारे सुनने वाले ऑडियंसेस हैं, तो उनको पता चले कि भाई उनकी हयात आपकी हयात से कैसे कनेक्ट हो सकती है। ऐसे और आपने जिन हालात से अप्स एंड डाउन जिंदगी के देख के आप निकल आए, आज आप इस मकाम पे पहुंचे कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं एक्सप्लोर हयात में, आपके बड़े अचीवमेंट्स इन लाइफ में, तो वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुंच सके, ताकि उससे हमारे सुनने और देखने वालों को सीखने को भी बहुत मिले। तो ओवर टू यू, आप बताइए आपके बचपन ने आपको किस तरह से डिफाइन करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। थैंक यू काशिफ भाई, मुझे इस शो का हिस्सा बनाने के लिए। बचपन का तो आपको पता है कि बचपन में कहाँ फिक्र होती है क्या है। कोई भी बच्चा है, वो गरीब घर में पैदा हो या अमीर घर में पैदा हो, बचपन में तो कोई फिक्र नहीं थी। बस ये कि जब 15 साल का हुआ तो पढ़ाई जो है वो शहर में होना शुरू हो गई। और बहुत ज़्यादा सेटल फैमिली से भी नहीं, मिडिल से भी मिडिल आप कह सकते हैं। किस एरिया, कहाँ से ताल्लुक असर है उसका भी बताइएगा, आपका ताल्लुक किस जगह से। मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है। जमालपुर मेरे गांव का नाम है, वट्टू विलेज कहते हैं उसको। एंड प्राउड टू बी के पार्ट ऑफ, आई एम पार्ट ऑफ वट्टू विलेज। वट्टू विलेज। ओके। बहुत फख्र रहता है। तो बस जब वो, क्योंकि जैसे पढ़ाई का, शहर से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, तो वालिद का इंतकाल हो गया। जब वालिद का इंतकाल हो गया तो फिर हम, वो दो भाई हैं तो वही देखभाल सारी। तो और हमेशा मेरे में थोड़ी सी ये भी रही है चीज़ कि भाई जितना आप आगे बढ़ सको और बढ़ते जाओ आप हमेशा। तो बस उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ काम शुरू कर दिया। तो वालिद के इंतकाल बड़ी यंगर एज थी आपकी उस वक्त हो गया, तो आप और आपके भाई उस वक्त आप दोनों क्या करते थे, पढ़ाई कर रहे होंगे सारे, बड़े भाई या आपके छोटे भाई। जो मेरे भाई हैं वो, उनमें हमारा कुछ 15 साल 12 साल का डिफरेंस है। वो काफी बड़े हैं वो, हाँ। मैंने वालिद की तरह से ही हैं। वो बस वो छोटा मोटा जो काम शाम हुआ, जमीन शमीन का ठेके पे ले ली, चला लिया, ट्रैक्टर चल रहे हैं छोटे मोटे, ये बस इस तरह का काम था। सही। बहुत वेल सेटल सीन नहीं था। तो आप पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त, स्कूल में थे, हाँ और वालदा आप दोनों के साथ रहती थी। जी जी। उनकी शादी हो गई थी बड़े भाई की। बड़े भाई की शादी। अच्छा, वो अपनी फैमिली के साथ भी रहते जी थे। जी। तो फैमिली यकीन एक साथ ही रहती थी। साथ रहते थे, तो यकीनन आप वालदा से, क्योंकि एक तो छोटे भी थे बिल्कुल। और अभी आपकी शादी नहीं हुई थी, तो यकीनन आप माँ से बहुत कनेक्टेड होंगे फिर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि जब मैंने वहाँ काम शुरू किया पढ़ाई के साथ साथ, तो वो मुझे जेल पर्ची देते थे अच्छा। कि यार ये 1500 रुपये है, तुम्हारे क्वार्टर का किराया दे चुकी हूँ अलग से, और ये आपने खर्चा रखना है। और हमारे अंदर एक कमाने का और एक था कि यार फैमिली को भी सपोर्ट हो, आपकी वालदा है उनको भी सपोर्ट हो, और अपने आप पे आप एक बोझ ना बने। वेरी गुड। तो जब वालदा आपके लिए, आपके बारे में इतना सोच रही थी, तो ज़ाहिर है ये तो बनता ही है कि आप भी सोचेंगे। आप जन्नत के लिए तो आपको सोचना है ना। सही हम है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम आखिरत में वाली जन्नत के लिए जैसे सोचते हैं, तो ये तो हमारी दुनिया में दी हुई जन्नत है। बिल्कुल सही है। तो वालदा आपका ख्याल करती थी, आपको जेब खर्च देती थी, हाँ। तो वो जेब खर्च जो है वो आप यूज़ पूरा करके उड़ा देते थे स्कूल में, या क्या करते थे। नहीं काशिफ भाई, बड़ी अलग सोच रही है। हालांकि मेरे साथ जो क्लास फेलोज लड़के थे सारे उड़ाते भी थे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े ख़ानदान से, अमीरों के बच्चे थे।
और अपनी सोच जरा ऐसी नहीं है कि उड़ाना वाला चक्कर नहीं था। काम शुरू कर दिया रात में 12-1 बजे तक। कैंटीन वहाँ थी सामने स्कूल के, हॉस्पिटल था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें मैंने काम शुरू किया। कुछ 50-80 रुपए पर डे दिहाड़ी वाला सीन था। तो वो मैं अपना खर्चा भी निकालता था, और जो 1500 मेरे पास मेरी वालदा देती थी वो से तो रहते थे मेरे पास। अच्छा, वेरी नाइस। उन्होंने मुझे पकड़ लिया एक दिन कि भाई क्या चल रहा है, ये पैसे वापस कहाँ से आ जाते, तुम वहाँ क्या करते हो, भूखे रहते हो। वो भी परेशान कि कहाँ से परेशान पैसा ला रहा है। उनको सबसे परेशानी टेंशन ये थी कि मेरा बच्चा जो है वो किस गलत हाथों में तो नहीं है, ट्रू। कोई गलत बिजनेस शुरू कर दिया, कोई खुदा ना खास्ता। क्योंकि जब कहते हैं ना बाप बनोगे तो पता चलेगा, तो आपको फिर बच्चों की फीलिंग्स पता चलती हैं कि यार आज मैं बाप हूँ ना, मुझे पता है क्या क्या बच्चों के लिए फीलिंग होती है। तो उन्होंने मुझे बिठाया, पूछा कि बेटा क्या चक्कर है। मैंने उनको फिर बताया, वे इस हमारे स्कूल के सामने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर कैंटीन है, उससे मैं 50 रुपए डे पे मैं कुछ 5 घंटे जो है ना वो सुपरविजन का काम करता हूँ, कैश पे एज ए कैशियर काम करता हूँ। उनके साथ भी बड़ी अच्छी रही, आज तक भी अच्छी है। वो शेख साहब थे जिनकी कैंटीन थी। देखिए कैश के ऊपर काम करना जो है ना वो बहुत जिम्मेदारी का काम। तो उन्होंने, वो भी हम रोज बैठते थे शेख साहब, तो उन्होंने भी देखा कि बच्चे ना काबिल है, समझदार है और ईमानदार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कभी आज तक ऐसा कोई अनटिनलेस के कभी हमारी गलती से नहीं, किसी की गलती से किसी का नुकसान हो हमारे इज्जत के, मेरे ऑफिस के दरवाजे पे आज मुझे 23 साल होने वाले, तो कभी कोई बंदा ऐसा नहीं हो कि जो उस दरवाजे से नाराज हो अल्हम्दुलिल्लाह, और यही कोशिश रहेगी। तो आपने जब वालदा को पैसे देने शुरू कर दिए और वालदा मुतमईन हो गई कि आप जॉब कर रहे हैं और ये पैसे भी लेकर आ रहे हैं, तो शी वॉज फाइन कि चलो भाई मेरा बेटा गलत काम नहीं कर रहा, सही काम कर रहा है। ऐसे तो फिर आपने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया पढ़ाई के साथ साथ, या क्या किया आपने? अच्छा भाई, फिर हालात जब वालिद चला गया ना, तो भाई का अपना एक सिस्टम था, और फिर बहुत जल्दी वालदा भी जो है ना वो भी गुजर गई। तो कुछ नसीब करे पढ़ाई जब आप मामले में थे उसी वक्त? हाँ भाई, फिर वो पढ़ाई बड़ाई रह गई। फिर सिर्फ यही था कि सेव करो अपने आप को और अपनी लाइफ को, बस पढ़ाई नहीं हो सकी। तो यानी आपने स्कूल कंप्लीट किया या स्कूल भी कंप्लीट नहीं हो सका आपका? नहीं, स्कूल जैसे मैट्रिक नहीं हुई, मगर नाइन्थ में गया और बस फिर। तो उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सके लेकिन जॉब कंटिन्यू किया अपनी? जॉब वो भी छूट गई। फिर थोड़े से जब वालदा गई ना, तो आपको पता है आपके वालिद वालदा की एक ऐसी आपके लिए एक दुनिया में एक जन्नत होती है आपके लिए। वो जब गई तो एक बंदा एकदम टूट जाता है। तो फिर मैंने लाहौर कोशिश की कि कोई जॉब करता हूँ, चलाना तो है, आखिर बढ़ना है आगे और काम करना है। ना उम्मीदी तो नहीं होती हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में भी, दुनिया में कहीं भी ना उम्मीद पे दुनिया कायम। वैसे कोई भी रिलीजन ना उम्मीदी को प्रमोट नहीं करता। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ गए, वहाँ भी कोई ख़ास सिलसिला नहीं बना। तब जो होता है ना कि नौकरी, अब ऐसा तो नहीं है जाते नौकरी मिल जाएगी। हाँ सही। बड़े मुश्किल वक्त गुजारे। आप ये देखेंगे वहाँ पे पुलिस के डंडे भी खाए हम, फुटपाथ पे भी सोए हैं। ये लाहौर की आपको बात बता। अच्छा, डंडे क्यों पड़े? फुटपाथ पे सोने? फुटपाथ पे सो क्यों रहे हो? अच्छा, घर ही नहीं है? घर नहीं है ना कुछ। तो उसके बाद जो है, तो एक दोस्त ने कहा कराची चलते हैं यार, वहाँ मेरा कज़न काम करता है, बड़ा काम है वहाँ, यूँ है फलाना। तो कराची जो है ना, उस वक्त हम उसको दुबई का नाम देते थे यार। कराची जो है वो हमारा दुबई है, वहाँ बड़ा पैसा है, बहुत कमाई है, और बहुत आप, और वाकई दुबई कराची हम पाकिस्तान में दुबई का उसको बोल सकते हैं यार, क्योंकि उसमें जब मैं वहाँ आया तो लाइफ चेंज होगी। पर शुरुआत मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ भी फुटपाथ पे, वहाँ भी ऐसा सीन रहा है कि जो है वो आप, एक शॉप थी जिस पे मैं सोया करता था, एक दुकान थी, 2000 की शायद ये बात है, कि उस शॉप में मैं सोया करता था। एक मस्जिद थी, मुबारक मस्जिद, आज भी है।
डिफेंस फार्म है, उसमें मैं उनके वॉशरूम्स में नहाया करता था, मतलब वहाँ भी आप नहीं है। और ऐसी सिचुएशन थी कि अगर सुबह का नाश्ता कर लिया है ना, तो दोपहर का कुछ खाने का पता नहीं है कि कहाँ से खाया जाएगा। तो जब आप वहाँ एक जगह पे हर वक्त घूमते रहते हैं, फारिग फिर रहे हैं आपको उधर ही सो रहे हैं, उधर ही बैठे हैं, तो लोग आपको जानने लग जाते हैं, दुकान वाले दोस्त बन जाते हैं, पंजाब से है तो नौकरी ढूंढने आया है, काम करने आया है, मेहनत करने आया है। तो क्योंकि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, बिल्कुल है। तो उसमें भी ये कि कुछ एक आध लोग यार खाने के टाइम पे उन्होंने कहना यार वो बंदा आ रहेगा यार, उसको बुला लें यार, बेटा आ जाओ खाना खाते हैं। या फिर दोस्त भी बन गए कुछ, तो उन्होंने कहना है कि यार आओ, जो अच्छे थोड़े पैसे वैसे कमाते थे उन्होंने कहना आओ यार खाना खा गया। तो बस ऐसी सिचुएशन थी। इसके कुछ 6 महीने आपको मैं कह सकता हूँ मैंने उंगलियों में गिने। अच्छा, 6 मंथ मैंने जो है वो ऐसे ही गुजारा। ऐसे ही गुजारा। उस दुकान पे सोना था, उस बिल्डिंग की छत पे खुद कपड़े धोता। जब मैं लाहौर से आया था तो एक पैंट, एक जूता और एक ही शर्ट थी। और वो उस शेख साहब ने, जो शेख साहब थे ना, उन्होंने दिलवाई। वो उस क्वालिटी के जूते थे और उस क्वालिटी की जीन्स थी और वो शर्ट थी कि वो मैं रात में तौलिया बांधा और उसको धोया। जिस दिन वो गंदे हो जाते थे तो धोने के बाद सुबह जाते से नहा के पहन लेते। वाह, शेख साहब के जिनकी कैंटीन में आप काम करते जिनकी कैंटीन में काम, उसके बच्चे के बेसिकली वो कपड़े थे। अच्छा, उन्होंने कहा यार ये मेरे बेटे के यार कपड़े ये ले आओ। फिर ये हुआ कि अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमें कहा कि यार हम आपको मिलवाते हैं, जॉब शॉब को भी कराते हैं। आप ये देखें कि मैंने वहाँ पे एक वो टायर शॉप थी सामने ही जहाँ पे मैं सोता था, टायर शॉप पे मैंने 1800 रुपये में भी कराची में काम किया। बच्चे बच्चे नहीं लगाने आते बट चीज़ें उनकी स्टोर में काम, छोटा मोटा काम होता था। मगर ये कि वो एक टायर्स की अच्छी वो हवा भर देना लोगों की गाड़ी में, ये इस लेवल पे काम किया। और कुछ काम तो मिल गया, कुछ ना होने से शुक्र है काम मिल गया उस वक्त आपको। ये कितने अरसे किया ये काम आप? 2 महीने तक। 2 महीने तक फिर आप ये टायर की शॉप पे काम करते रहे, हाँ 1800 कमाते रहे। उसके बाद फिर आगे आप कुछ और काम मिल गया, ये काम छोड़ के जिसका बोला मुझसे काम नहीं होता? नहीं, काम नहीं छोड़ा, मिल गया। काम मिल गया। अब वो क्या काम था? काम वो मिल गया कि वो एक दोस्त कराची आया, वो कराची का सेटल नहीं था बट वो उनका वालिद जो है वो हमारे गांव भी थे, वो बैंक में लगे थे मुल्तान में, बैंक का हबीब उसका नाम है। वो उनके सेठ पर उनकी बातचीत, तो वो आपके गांव का जो दोस्त था उसके वालिद, उसके बाद वो वहाँ मिल गया आपको? वो घूमने के लिए आया। इंटरेस्टिंग। हाँ वो घूमने के लिए आया हुआ था। तो उसने कहा यार क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये कर रहे हैं, जॉब वो ढूंढ रहे हो। कहना यार कोशिश करते हैं, अल्लाह की तरफ से ये एक वसीला बना। उससे बोला मेरे वालिद बैंक में काम करते हैं, आज मेरी सेठ से मीटिंग है, तुम भी साथ चल। अच्छा, कि यार हो सकता है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। उस पर बैंक का रफीक था, वो इनिशियल स्टेज पे था, कुछ ब्रांचेस थी, छोटा। जहन में ख्वाहिश थी जब वो काम कर रहे थे पंक्चर शॉप में कि यार ये मेरा अब फॉरएवर तो नहीं है, तो मैंने आगे कहाँ होना है? कुछ जहन में ऐसी उम्मीदें, ख्वाब बिल्कुल थे आखिर नजरों के सामने, देखते थे कभी? बिल्कुल देखते थे कि यार एक, क्योंकि मेहनत के मामले में मैंने अब बहुत, मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा फुटपाथ पे सोया और उसको रोटी का पता ना हो दोपहर की वो खाएगा कि नहीं, उससे ज्यादा कोई हार्ड वर्कर कभी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। इवन जो दिहाड़ी करता है ना, वो भी उसको पता होता है कि यार मैंने शाम को 1000 दिहाड़ी मिली, सीधा सीधा उसका खाता। तो क्या सोचते थे उस वक्त, कहाँ ले जा रही है दुनिया, आप जिंदगी आपको? कुछ ऐसा ख्याल आता था कि कहाँ जाऊँ? काशिफ भाई यही रखा कि भाई मेहनत करना है और कभी भी आपने गिव अप नहीं करना। सही है, हिम्मत नहीं हारना, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहना है बस, बढ़ते रहे, जो मिल जाए पकड़ लो और आगे बढ़ते रहो। सही है। तो अगला स्टेप ये हुआ कि आपको दोस्त के वालिद ने कहा मैं जा रहा हूँ सेठ से मिलने, तुम मेरे साथ आ जाओ। वो आपको लेके चले गए। वही कपड़े थे आपके पास या आप कपड़े भर में? नहीं, कपड़े वही थे।
अच्छा, कपड़े वही चल रहा हाँ, कपड़े जो दिन में काम हो रहे थे वो अलग हो गए थे, बस ये है। अच्छा, ये हो गया था काम वाले अलग, गाड़ी मिल गई होगी आपको। हाँ इमाम आ चुके हैं, वो मैले भी होता है, हाथ भी खराब होते हैं, सही वहाँ पे आप नफरत नहीं कर सकते ना, जो 1800 रुपये आपको दे रहे हैं उसके लिए। ऑफ कोर्स, शेख साहब के दिए हुए कपड़े अभी भी चल रहे हैं। सर वो, और आज मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने वो कपड़े आज तक मेरे कबर्ड में रखे हुए। वाह। मैं जब भी ऑफिस के लिए सुबह निकलता हूँ, कबर्ड्स में अब तो माशाल्लाह इतना बड़ा कबर्ड है कि मुझे कपड़े ढूंढने पड़ते हैं यार, वाह। मैं कौन से पहनूं। वो पैंट, वो ग्रीन कलर की मेरी शर्ट आज भी मुझे नजर आती वाह, तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने पास्ट को भुलाया नहीं, है। नहीं सर, लेकिन उस पास्ट से आप एनर्जी लेते हैं अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए और प्रेजेंट में शुक्रगुजारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभी पास्ट के नुकसानात को रो रो के इंसान रोता ही रहता है सारी लाइफ, तो उस पास्ट को याद करने का कोई फायदा नहीं है जो आपके फ्यूचर में रुकावट बनता हो। बिल्कुल उस पास्ट से आपको आज प्रेजेंट में भी फायदा हो रहा है, क्योंकि आप सोचते तो आपको एनर्जी मिलती है बिल्कुल। और वही आपको आगे की तरफ भी बढ़ाता है। मैं उस पास्ट को उस लेवल पे नहीं लेता, मैं उस पास्ट को उस लेवल पे लेता हूँ कि कहीं मेरे पास पैसा आ गया हो और मेरे अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए कि जो कहीं मुझसे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, मेरा खुदा ताला मुझसे नाराज हो जाए, तो मैं उस पास्ट को याद करता हूँ और उसको उस लेवल पे लेता हूँ कि मैं जीरो ना बोलूँ, जीरो ना हो जाऊं दोबारा। जीरो ना बोलूँ, जो मैं जीरो ना बोलूं। हाँ, कि मैं जिस वक्त बात बात लोग कहते हैं ना यार वो तो औकात से बाहर हो गया है, समझ रहे हैं वो बात, तो वो मैं समझता हूँ कि सम टाइम पैसा आने से, शोहरत मिलने से ना इंसान मगरूर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, और आपके अंदर एक मैं आ जाती है कि यार आई एम द बेस्ट। अच्छा, इस पे ये जो आपकी मकरूरियत वाली जो आपने बात बताई कि आई एम द बेस्ट वाली चीज़ नहीं आई, इस पे हम आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अब आप पहले मुझे ये बताएंगे, जब आप जॉब के लिए सेठ के पास ले गए वो आपको, फिर क्या हुआ? सेठ के पास ले गए हम, वो उन्होंने कहा कि ये हमारे गांव भाई दोस्त है हमारा, और पिछले 6 मंथ से ये कराची में ही है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा क्या करते हो, तो मैंने उनसे कहा जी मैं तो काम ही नहीं मिला, अगर मिला है तो वो टायर शॉप पे काम मिला है, उनके स्टोर को देखना, उनकी हवा भरना, ये वो। सर मैंने कहा यही मिला है। तालीम कितनी बेटा, मैंने कहा तालीम ही नहीं है सर, इसलिए तो ये मिला है। तो उन्होंने कहा फिर भी कितनी है, मैंने कहा अंडर मैट्रिक है। तो 9th में मैंने कहा वालिद वालदा इंतकाल कर गए, उन्होंने पूरी स्टोरी तो सुनी, तो उनको लगा ये बंदा जो है इंटरेस्टिंग है, ये इसके अंदर ऐसी वेल पावर वाला सीन है कि यार इसको लिया जाए। तो उन्होंने कहा बेटा बैंक तो मैट्रिक और आपके जो ऊपर ग्रेजुएशन जो इस तरह के लोगों को हायर करता है, सही। और हमारे पास एक कंपनी है जो मुख्तलिफ बैंक्स को लोग प्रोवाइड करती है। सही है। मैंने कहा जी अच्छा बेटा, उसमें मैं आपको लगवाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि उनको कहो आपका ट्रांसफर मेरे ही बैंक में कर। वेरी गुड, यानी थर्ड पार्टी हायर करेगी हाँ, और बैंक को सप्लाई कर देगी कि आप इसको यूज आप उसको गुड। वो भी उसने मेरी जो हिस्ट्रीज और पुरानी चीज़ें देखी तो उनको अच्छा शायद लगा, उनमें कोई चीज़ उनको लगी कि यार हाँ, करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे शुरू किया, कुछ 5,000 सैलरी से शुरू हुआ, एक्सिस सेंटर में उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करवा लिया। अच्छा, वहाँ पे होते थे नाजिम धर्मसी साहब, जो वहाँ के GM थे, उनके अंडर में मुझे करा दिया। अच्छा गुड, LC डिपार्टमेंट में डायरेक्ट करवा दी, बड़ी चीज़ है आपको। जी बिल्कुल बड़ी। तो ट्रेनिंग दी होगी इसकी। साथ में ट्रेनिंग भी चलती रही, पहले 1 मंथ तो सिर्फ ट्रेनिंग हुई, फिर साथ में ट्रेनिंग भी चलती रही, वक्तन फक्तन अगर बायलॉज चेंज हो रहा है या बाहर इंटरनेशनली जा रहे, LC जो है वो बैंक बाहर के बिजनेस से खोला जाता है, या कुछ खरीद रहा है, कुछ मंगा रहा है, कुछ भेज रहा है, कुछ भी है, तो उन्होंने ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। बैंक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में ही रह, बिल्कुल अपने आपकी कोई वो नहीं है। तो फिर LC डिपार्टमेंट में आप काम करते रहे, कितने अरसे क्या रहा वहाँ पे? LC डिपार्टमेंट में मैंने सर कोई मेरे ख्याल से कुछ 1-1.5 साल किया होगा या 2 साल काम किया होगा, बैंक भी छोड़ दिया। अरे बैंक क्यों छोड़ दिया? बैंक इसलिए छोड़ दिया कि वो, एक तो आपको पता है कि हमेशा कोशिश ये रही है, सोच भी ये थी कि बिजनेसमैन बनना है, अच्छा काम करना है, अपना काम, जॉब में नहीं रहना, अपना कुछ करना है। हाँ, अब छोटा भी हो अपना। सही। तो मैं बैंक्स के अंदर उस वक्त, ये जो पाकिस्तान में आजकल जैपनीज अफगानी गाड़ियाँ थी ना, वो नहीं होती, अलाउ नहीं होती, बहुत रेयर कोई बंदा मंगाता था, बहुत बड़ी ड्यूटी होती थी। तो मैं बैंक्स की गाड़ियाँ सेल करता था,
साल में जो प्रमोशनली गाड़ियाँ होती, क्योंकि सेठ से मेरी अच्छी बात थी और बैंक के अंदर मैं मशहूर भी था, ये सेठ का बंदा है। तो सारे मुझे रिस्पेक्ट भी देते थे और मैं कैश, ये बहुत बड़ा, ये कैश के अंदर भी दूसरा बंदा नहीं जा सकता। सही, मैं कैश में घुस जाता था, मैं आपको ये पता था सेठ का बंदा सही है, तो आपको रोका नहीं जाता। रोका नहीं जाता था। तो मैंने गाड़ियाँ सेल करना शुरू की, बैंक सी गाड़ी, शोरूम से ऑफर लेटर लेना, शोरूम वालों को जाके मैंने बताना शुरू किया। बिजनेस का मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने देखा कि यार यहाँ से मैं आगे कैसे निकल सकता हूँ। मुझे लगा कि यार ये बैंक के अंदर बैठे हुए तुम कर सकते हो। अब शोरूम वालों के पास गया, शोरूम वालों ने कहा जी गाड़ियाँ दिखाए। शोरूम वाले आते थे अपने लेटर पे हमें एक लिख के दे देते थे कि यार ये आप बैंक में दे दें। बैंक में वहाँ हमारे साजन साहब होते थे, वो उनके सेठ के रिश्तेदार ही थे, वो भी अच्छी पोस्ट पे, जो वो भी जनरल मैनेजर थे। तो हमने उनको कह रहा सर ये साइन कर दे प्लीज़, क्योंकि वो होलसेल पूरे बैंक्स को देखते थे कि कब गाड़ी जाएगी, कब प्रमोशन होगा तो इसकी गाड़ी ये अलॉट होगी, इसकी ये होगी। बिजनेस वहाँ से वो किया। फिर एक दिन क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा हुए और हमें फैसला, रात को बैठे हुए उन्होंने फतवा दिया, कहीं हम ऐसी महफिल में बैठे थे, मौलवी साहब हमारे थे वहाँ के, उन्होंने फतवा दिया कि बैंक की नौकरी हराम है। अच्छा, सही। तो आपकी जो 1.5 साल की मेहनत थी वो उन्होंने उसको सुबह जाके रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन भी कर दिया। सुबह जाके रिजाइन कर दिया, वहीं जीरो पे आ गए। ओए होए, तो यानी बैंक की नौकरी एक रात के अंदर हराम हो गई। हाँ, हराम हो गई, बैंक छोड़ दिया। बैंक छोड़ दिया आपने, फैसला कर लिया। फैसला कर लिया। तो इसको ये उस वक्त खौफ नहीं आया कि बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी जॉब मिली और जॉब भी बैंक की मिली और बैंक में भी ज़रा ऐसा स्टेटस बन गया कि हर एक समझने लगा कि ये सेठ का बंदा है, तो उससे आपको आसानियाँ भी मिलने लगी और बैंक में रहते हुए आपने बिजनेस भी शुरू कर दिया, गाड़ियाँ सप्लाई करने लगे, गाड़ी सेल्स। उसके बावजूद भी छोड़ दिया आपने। तो ये करेज कहाँ से आई आप में? बस ये कहते हैं ना, रख खुदा ताला की ज़ात पे जब आप रखते हैं ना उम्मीद सारी चीज़ें, तो वो जब आया ना फतवा यार हराम है, तो बस छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाल दिया। अच्छा, अब क्या इम्तिहान हुआ अब आपके साथ? उस वक्त इम्तिहान में ये डाल दिया, क्योंकि शादी हो चुकी थी। वो जो बैंक्स में जो जनरल मैनेजर साहब थे, नाज़िम तरफी साहब, वो मुझे अपने घर लेकर गए और उन्होंने भी 6 महीने मुझे एक पूरा रीड किया जब मैं बैंक में था। थोड़ा सा मैं आपको पिछला में बताता हूँ जी। उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा बड़ी इसकी लगन है, ईमानदार बच्चा है, स्वीट है, अच्छे तरीके से बात करता है, जी करके तमीज़ से। उन्होंने ये देखा, फिर उनको ये भी था कि यार हमें भी एक सहारा मिल जाएगा, क्योंकि वो 55 और 60 के दरमियान की एज थी। तो वो मुझे उन्होंने ये परखने के बाद 6 महीने के, यार ये बच्चा अच्छा है, इसको हमारा भी काम होता रहेगा, हमें इसका आसरा बन जाएगा। और ये तो उनके बेटे तो थे, लेकिन उनके बच्चे जो थे ना वो बाहर। अच्छा, बच्चे बाहर रहते थे, तो वो अकेले रहते थे। वो अकेले। अच्छा, सही सही। तो वो मुझे लेकर गए कि यार आप हमारे बच्चों की तरह हो। यहीं से आप मेरे साथ टाई लगाई, तैयार हुआ, बैंक चला गया और बैंक से यहाँ आ गया। तो ये लाइफ भी, तो उन्होंने आपको अपने घर में रख लिया। हाँ, और उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे की तरह हो, मेरे साथ रहो, जी जी, मेरे साथ ऑफिस जाओ, मेरे साथ वापस आओ। यानी आपका तो वो ट्रैवलिंग ये वो सारे कवर हो गया, एवरीथिंग वो कवर, रिहाइश भी कवर हो गई, रिहाइश भी कवर हो गई, और अच्छी खासी जॉब भी चल रही है, अच्छी खासी जॉब भी चल रही है और बिजनेस भी शुरू हो गया। बिजनेस भी शुरू हो गया। फिर वहाँ से मैंने मौलवी मिल गया आपको? मौलवी तो मेरी शादी के बाद मिली। अच्छा, शादी भी हो गई इस दौरान आपकी? इस दौरान उन्होंने मुझे बिल्कुल देखा कि यार मैं तकरीबन 18 में चला गया था, 17 में चला गया था, 17 के एंड था और 18 में जाने वाला था। सही। तो उन्होंने हमें हमारे लिए रिश्ता जो है वो देख रखा था, इस तरह के आप हमने शादी करानी। वो मेरी शादी में गए, मेरी वाइफ को सारी चीज़ें की। मैंने उनको हमेशा, जब उन्होंने हमें बच्चा बनाया तो मैं उनको मम्मी जी कहता था और उनको डैड कहता था। सही है। तो उन्होंने आपको अपना बेटा बना लिया और आपने उनके अपने वालिदैन की जगह, तो आपके लिए एक रास्ता बन गया कि वालिदैन, आपके नए वालिदैन ज़िंदगी में आ गए और उनके लिए एक नई औलाद आ गई। बिल्कुल।
और उन्होंने प्रूव भी किया, ऐसे प्रूव रखा। किया उन्होंने। उन्होंने अपने बाहर से अपने बच्चों को बुलाया, अपनी बहुओं को बुलाया मेरी शादी में। वो मेरी शादी में पूरी बारात बनकर वो गए, उन्होंने ही शादी करवाई, उन्होंने शादी करवाई, उन्होंने सारा लड़की उन्होंने ढूंढी। उन्होंने मेरे फादर की जगह पे उनके साइन है। इवन जो है मेरा जो ससुराल था उनमें एक दो मेरे साले, उन्होंने कहा कि जी हम हक में ये रखेंगे। तो उन्होंने कहा जी हक में जो मर्जी रखना है। वीडियो में बोला जहाँ तुम आप लोग हक में रखना है, बेटी का मेरी है ये, अब आपको हक में रखना है कुछ भी है, जितना भी रखना है। फिर उन्होंने फाइट की। मैं कुछ भी नहीं, मैं बराबर में यूँ बैठा था, वीडियो कभी आपको शेयर करूँगा देखिएगा। मैं यूँ बैठा था, मेरे बराबर में बैठे हुए थे और यहाँ बात हो रही थी। उन्होंने कहा जी नहीं, 5,000 हक में से ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे। खामोश था कि अब मेरा जब वालिद बोल रहा है वो बनता ही नहीं, बड़े बोल रहे थे। तो शादी हुई। शादी के बाद जो है बस वो मौलवी साहब मिल गए। और उस वक्त मेरा दिमाग यही बन चुका था, क्योंकि मैं गाड़ियाँ सेल करता था और मेरा दिमाग बन चुका था कि मैं रियल एस्टेट भी करूँ। अच्छा, तो रियल एस्टेट का दिमाग कैसे बन गया गाड़ियों से? रियल एस्टेट का इस तरह बन गया कि हमारे वहाँ में अब्बासी साहब थे उसी बैंक में। उन्होंने कहा यार हम डिफेंस में रहते हो, मेरा एक फ्लैट है वो बेच दो। अच्छा, तो हमने कहा जी कैसे होगा, ये क्या है, मैं तो जानता नहीं किसी को। फिर दवा वही जैसे गाड़ियों को सेल करने के लिए सोचा गया करना है। वहाँ हमारे एरिया में A6 में बहुत बड़ी मार्केट है, बदर कमर्शियल, एक 26 स्ट्रीट पे। वहाँ मैं ऐसे एक दुकान में घुसा रुकते हुए। मैंने कहा यार ये इस तरह एक बिल्डिंग है, इसका नाम है शादमान रेजिडेंसी, मुझे अच्छी तरह नाम है, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वो है, 3 बेडरूम है, कितने का बिकेगा? कहा जी ये 50 लाख का बिकेगा। तो हमने कहा जी ठीक है, 50 लाख का ये फ्लैट बेच रहा है, आप हमें ऑफर दें। उनको जो है वो, क्योंकि मोबाइल शोबाइल नहीं था उस वक्त, तो उनको उस वक्त बैंक का नंबर दे के मैं गया, अपने टेबल का डायरेक्ट नंबर। तो उन्होंने उस वक्त 2-3 दफ़ा विज़िट किया और सेल कर दिया। तो मेरा वहाँ भी एक बिजनेस का सहारा बन गया, जो हमेशा दिमाग में था कि और बड़ा करना है। तो उस पर आपने कमीशन बनाया या? हाँ, उस पर कमीशन उन्होंने कम दिया, 1% होता है, मतलब 50 लाख का कोई 50,000 तो बनता ही है। सही। तो उन्होंने 25 दिया, बट वो 25 भी एक बंदा जो 5,000 वाला सैलरी करता है और सारा महीना काम करता है, उसके लिए 50,000 में एक साथ आ जाए तो वो बिग भी बड़ी आसानी से किया। बिग भी आसानी से किया, कुछ नहीं किया। आपने कहा यहाँ तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी नजर आ गई आपको? वो नजर आ गई, वो रियल एस्टेट वाले दोस्त बन गए। अच्छा। उनके साथ रात को जैसे बैंक से 6 बजे निकले, डैड को घर छोड़ा, मैं उनके साथ बैठता था। मैं उनके ऑफिस चला जाना, चाय पी रहे हैं, बातचीत हो रही है, चीज़ें वैसे उनको बताना शुरू कर दी। अभी बैंक छोड़ा नहीं था आपने? हाँ नहीं, अभी अभी नहीं छोड़ा था। सही। ये पहली डील की, मौलवी साहब मिले, उन्होंने कहा हराम है छाड़ दो, तो छोड़ दिया। तुम्हारे लाइन दे दिया। हाँ, अब मैं उस वक्त रह भी अलग रहा, मैं हो गया था, अलग हो गया था, देखो शादी हो गई तो अच्छा, सही है। अलग रह रहा। फिर इम्तिहान शुरू होता है मेरी लाइफ। सही। अब एक और इम्तिहान शुरू। एक और इम्तिहान शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक रास्ते पे चले और अल्लाह ताला के साथ आप पे आजमाइश भी लाती है। सही है। अब कोई डील नहीं हो रही, 6 मंथ हो चुके हैं, कुछ डील नहीं हो रही और आपके ऊपर खर्चा है। उस वक्त ये जहन में ख्याल नहीं आ रहा था जो आम तौर पे कहा जाता है, यार लगी लगाई रोजी को तुमने लात मार दी इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है? उस वक्त ये जहन में आता था या किसी ने कहा था? नहीं, किसी ने कहा था। कहा था। मेरे दिमाग में क्या था? आपके दिमाग में क्या था? कहते थे तुम पागल थे ना। इवन घर वालों ने भी कहा कि यार, वाइफ ने भी कहा कि अच्छी खासी लगी हुई थी। मगर हमने उस वक्त अपने आप को खुद इम्तिहान में डाल दिया था कि हम इस वक्त इम्तिहान में हैं। और कभी कभी दिल करता था कि नहीं, वापस आके ज्वाइन कर लो बैंक। फिर हम आसमान को देखते थे कि अब तेरी राह पे चल पड़ा हो, जैसे भी रखेगा तू है और हमेशा ही तू है, तो जैसे रखेगा वो रख, हम वैसे ही रहेंगे। नहीं गया, हालांकि मैं बैंक में एक दो दफा गया मिलने के लिए, बैंक वालों तक वो यार, वहाँ पे इम्तियाज शेख साहब होते थे, वो यार चौधरी साहब आ जाओ वापस, वो इस तरह बोलते थे। सर छोड़े, अभी बिजनेस में चले गए हैं, बस दुआ करें। कैसा चल रहा है? उसमें ठीक चल रहा है। वाइफ जो है वो पैसा पर चली गई,
और फैसलाबाद क्यों चली गई? फैसलाबाद इसलिए चलेंगे कि यहाँ पे इधर है कारोबारी ज़रा मामला ऐसे थे, तो मैंने कहा आप ज़रा एक आध महीना ज़रा अम्मी क्या रुको, फिर यहाँ मैं सेटल कर लूँ चीज़ें तो फिर आपको बुला लूँ। तो वाइफ कोई 7 6 मंथ जो है ना, वो मैं फिर ऑन एंड ऑफ आता आता जाता था। शादी के बाद आपने वो घर छोड़ दिया था जो आपके वालिदैन जो बन गए थे, हाँ, वो छोड़ वो घर छोड़ के आपने अलग ले लिया? बिकॉज वो दुबई आ गए, अच्छा, वो वहाँ से मूव हो गए? वो मूव हो गए, मैं वहाँ शादी हो गई तो मैं अलग मूव। सही, आप अलग हो गए तो आप अकेले हो गए, तो आपके हालात ऐसे हो गए कि आपको वाइफ को कहना पड़ा कि तो अपने घर चली जाओ थोड़े अरसे के लिए। एक गिलास, एक देश की, एक वो चटाई जिस पे हम सोते थे। समटाइम्स तो ऐसा होता था कि सर्दी लगती थी तो हम उसी को आधा थोड़ा ऊपर उड़ते थे। ऐसी लाइफ स्टार्ट की थी वाह, शादी के बाद? शादी के बाद। मैं जब, क्योंकि उससे तो बैंक कर रहा था ना, मैं मुझे अच्छी तरह याद है कि हालांकि मेरे ससुराल उनकी प्रॉपर्टीज रेंट पे बड़े वेल सेटल्ड, अभी मांगने की जरूरत नहीं थी, ये दिमाग ही नहीं था। घर के खाना से मांग के नहीं खाना, खुद मेहनत कर। घर के खाना इस वक्त माशाल्लाह से 12 13 लोग तो सिर्फ रियल एस्टेट के स्टाफ में। अच्छा, सही है। साइड पे फिर अलग सुपरवाइजर भी हमारा कंपनी का होता है, चौकीदार भी हमारे कंपनी का होता है। तो सब मिला के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने, जाहिर सी बात है, अभी आप वहाँ पर थे, आपके हालात ख़राब होने शुरू हो गए जी हाँ। बैंक छोड़ने के बाद, तो ये ख्याल आता था अक्सर कि, क्योंकि ऑफ़र भी करते थे बैंक में लोग कि यार ज्वाइन कर लो, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं तो कहता था कि नहीं, फ़ैसला कर लिया तो अब वापस उस जगह नहीं जाना। ऐसे ही यानी वो चाइनीज़ एक कहावत है कि जिस पानी से एक दफ़ा हमारे घोड़े पानी पी लें, वहाँ से हम दोबारा नहीं पिया करते। अच्छा। तो आपने भी कुछ ऐसे ही नहीं किया? नहीं सर, हमारे पास घोड़े नहीं थे, खुद ही घोड़े बने हुए थे? खुद घोड़े बने हुए थे और गधे घोड़े खाने में से चल रहे थे। बस ये कि ओपन भी थी, कभी कभी आपको आपके अंदर भी कभी आप कहेंगे, मैं समझता हूँ कि शैतान भी लाता था कि यार बिल्कुल। यार वापस चले जाओ, कौन सा कोई किसी को खुदा का सब काट रहे हो। मौलवी ने गलत भी कहा है, कह सकता है, और भी सबने कहा है तो अल्लाह से, मगर नहीं, एक दफ़ा नीयत कर ली थी कि यार नहीं, आप अब नहीं जाना है, आपको बिजनेस ही करना है, तो बिजनेस ही करना है। और जहाँ पे ये भी गुंजाइश है अलहमदिल्ला नहीं है, कोई ये कह नहीं सकता यार ये खराब, तो ऐसे हालात हो गए। फिर बाइक को ससुराल भेज दिया गया, 2 4 महीने, दो मेरा कारोबार सेट हो जाएगा तो वापस आपको यहाँ बुलाकर फिर सेट करेंगे। कुछ 6 मंथ वैसे ही जिंदगी में दोबारा मेरी आई, और मैं वैसे ही थी, एक उस टायर वाली शॉप के सामने एक शॉप थी, उसमें मैं सोता था। फिर दोबारा वहीं आ गए? ये जब दोबारा भैया, क्योंकि जब आपके पास डील्स और काम ना हो रहा हो तो आप तो उसी हिसाब से आप खर्चे और आपकी जो मामला पे चलते रहते, वही आ गए। और कुछ एक मुजफ्फर उमर साहब थे, उन्होंने उसी वक्त रियल एस्टेट का हमें कहा कि हमें एक घर दिलाओ, और जब शौक में शुरू हुआ था तो हम उसको घर दिलाने के लिए ढूंढते रहे, मेहनत की काफ़ी। 3 मंथ तक उनको घर भी नहीं मिला और हमारी भी डील है। अच्छा। वही वॉशरूम, मस्जिद, नहाना। और अब शादी हो चुकी है, जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे थे? नहीं बच्चे। अच्छा, सही है। रुका रहे वो सब बच्चे नहीं थे, बच्चे बहुत टाइम बाद मेरा राइट। मेरी बेटी बात में। उसके पीछे भी कोई हिकमत थी? सर वो बस वो जब वाइफ आई ना मेरी लाइफ में, तो वो 6 महीने सिर्फ बहुत कठिन थे, ज़्यादा मुझे इम्तहान में अल्लाह ताला की तरफ से मेरा। आपके जहन में ये तो नहीं आया कि वाइफ के आने से जो उसका जो पहना बड़ा गलत आ गया? कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इसकी आने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए मेरी लाइफ में। नहीं, कभी नहीं ऐसा, ऐसा कभी जहन में नहीं आया? कभी नहीं आया, और वो चाहता भी था कि मैं सोचूं। आप चाहते भी नहीं थे, दिमाग में आया भी नहीं आया था आपके? ठीक है, क्योंकि लोग इस किस्म की बातें भी करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है कि वो अगर मतलब भी कहते हैं कि ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ एग्जैक्टली। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ हो। यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये बातें की जाती हैं, लेकिन आपने ना इस तरह की बातों को सुना, ना कभी सोचा। जी नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिर्फ इसको एक इम्तिहान समझा, आपने कहा मेरी ज़िंदगी का एक और टेस्ट आ गया और मैं इस इम्तिहान में उतर गया हूँ और अब मुझे कामयाब कैसे होना है, जी जी, ये सोच रही आप। यही सोच रहे। और उसको वही इम्तिहान लेके रखा कि यार नहीं, ये खुदा ताला की तरफ से इम्तिहान है। एक दिन मैं इस हिम्मत को पकड़ के रखूंगा, मैं भूखा सोऊं, फुटपाथ पे सोऊं, दुकान में सोऊं, मैं एक दिन काम को बड़ा करके रहूंगा। और उस ऑफिस में आए, और इवन आपने पहले मीटिंग भी की, जो आपके साथ आपके लिए मैंने काम किया, बिजनेस किया, जो हमने, आपने याद होगा आपको, मास्क लगा के आए थे, राइट, याद है? याद है कोरोना के टाइम था। कोरोना का टाइम था। और उस ऑफिस में, वो ऑफिस जो है, उसके बाद जो इतना 6 महीने मैंने इस अजियत में या इस इम्तिहान में समझे आप गुजारे, अल्लाह ताला ने देखे वो जब दिन वो हुए पलटे हमारे, तो ऐसे पलटे कि 2001 में जब मार्केट चली थी रियल एस्टेट की, तो मेरे हाथ में साइन जो चेक बुक्स थी ना, जो मेरे क्लाइंट्स थे, हाथ में नहीं आती थी, मैं गाड़ी के डैशबोर्ड में रखता था। ये जो आपके हाथ में ये बिजनेस की सिचुएशन चेंज हुई आपकी, जब बेहतर होना शुरू हुई, तो उस वक्त मैं भी आपसे मिला और फिर हमारा प्रॉपर्टी की डील भी आपके साथ हुई। जी जी। उससे पहले जब आप दुकान में दोबारा सोना शुरू हो गए थे, तो वहाँ से कैसे स्विच हुए, एकदम से बिजनेस कैसे आ गया आपके पास? नहीं, बिजनेस तो चूंकि बैंक में ही रियल एस्टेट का एक मैं बेच चुका था, फिर अपार्टमेंट बेच चुका था। बट वो फिर एक साहब थे, मैंने बताया ना, मुजफ्फर उमर साहब, जी। उन्होंने कहा यार मुझे ना घर लेना है और मेरे पास बजट है 50 लाख। राइट। तो हमने कहा ठीक है। और वो लकीली ये कि वो कहीं भी नहीं गए, वो सिर्फ हमें बोलते थे, और मैं ही वर्किंग कर रहा था, उनको दिखा रहा था। तो उनको वो उस 6 मंथ से जो एक घर पहले दिखाया था ना, कि यार ये घर, वो एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि बेटा 45 लाख रुपीज पे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार और देखते हैं, फिर 2 जगह वर्णी कैंसिल हो गई, डील होके, तो डील हो रही थी, तो आपके अंदर एक उम्मीद जागती थी, कितने का, 32 लाख का हो गया यार, 32,000 तो आएंगे ना, कैंसिल हो गई। जब लास्ट 6 मंथ था, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा, मुजफ्फर उमर साहब ने कहा बेटा, वो जो ये वाला फ्लैट, वो घर था ना, बेंगलो था यार, उसको चेक करो। मैंने उनसे कहा सर 6 महीने हो गए, तो वो बिग बिग कहा के पता नहीं अंकल आंटी कहाँ चले गए होंगे। मैं कहा यार चेक तो करो। तो बहुत जदीद टाइर वो दौर नहीं था कि यार फोन किया तो बुलाना, जाके बेल भी जाई। आंटी निकली, तो मैंने कहा आंटी वो घर अभी है या नहीं? उन्होंने कहा हाँ बेटा है, सेल नहीं किया। थोड़ी सी उम्मीद जागी, शक्ल चेंज हुई कि यार चलो। उन्होंने कहा बैनर को मुजफ्फर उमर साहब के पास गया शाम को, ऐसे उनका ये सेल नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा नहीं सेल हुआ, ठीक है यार उसकी, मैंने कहा मगर वो 45 लाख रुपीज़ में ही देती। चलो ठीक है कराओ यार, पेपर वालों करो, ये चेक पकड़ो और कराओ, डील हो गई। अब आप कहते हैं ना कड़ी से कड़ी, अल्लाह ताला की ज़ात कैसे कर। उनकी बेटी जब मीटिंग होनी थी, तो उनकी बेटी ने मीटिंग कर दी, उनके दामाद ने, मीटिंग बेटी ने। तो उन्होंने मुझे कहा तहसीन बेटा, अगर ये बेचा है तो हमें 500 गज का एक घर दिला भी दो। उन्होंने ही कहा, उन्होंने कहा, वो आंटी ने कहा। बिल्डिंग सेलिंग बनना शुरू हो गया। वो 45,000 जो मेरे पास कमीशन आया था ना, वो बंदा ऐसा था, उसने, आज मुझे याद है, 50,000 गड्डी निकाली, उसमें से 1 2 3 4 5 नोट निकाले, उसने कहा ये 45,000। वाह। उधर से उन्हें आंटी और अंकल ने भी दिए। तो वो जो 90,000 रुपये मेरे हाथ में थे ना, वो 90 लाख के बराबर थे। और मैं, बाइक थी मेरे पास, बाइक का दौर था, 9,000 रुपये की बाइक थी मेरे पास, यामा, 9,000 रुपये। अच्छा जी। 9,000 वाली भी जो है, वो पिछले जो डील की थी एक, उसमें से हमने वो बाइक ली। तो काशिम भाई बस ऐसा दौर। फिर उसके बाद जब वो डील हुई है, तो मैंने वाइफ को फिर वापस बुला लिया, सही। कि आ जाए। उसके बाद डीलें होती रही। उसके बाद जो है, मैं कह रहा हूँ कि 2007 तक बैंक बैलेंस अगर बताऊं तो वो शायद मुनासिबत जो सिस्टम चल रहा है उसका नहीं होगा। सही है। वो शॉप जिसमें मैं सोया करता था,
वो शॉप 2007 में मेरे नाम पे थी, वाह। और सिग्नस 78 लाख रुपीस की गाड़ी मेरे नीचे थी, वाइट कलर की, पर्ल वाइट। हम्म। और वो शॉप को जब मैं पोजीशन लेने गया, ताले लगा के अपने ताले ले चेंज करने, तो मैं वहीं फिर रोड पे सजदे में लेट गया अच्छा। कि यार इरादा किया था और उसने दिया है। वेल डन। देर आई मिनिस्टर। तो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये आपने इसको प्रूव भी किया सर। हालांकि आप जिस ट्रेजेडी से शुरू से गुजरे, वालिद का इंतकाल, यंगर एज में वालदा का इंतकाल, शहर के अब मुल्क दर बदर हो जाता है इंसान, आप वहाँ से मुल्क छोड़ शहर छोड़ के दूसरे में गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तीसरे में आए, कराची आए, रोडों पे सोए। आई मीन सो मैनी ट्रेजेडीज, इम्तिहान। ये नहीं हुआ कि एक नौकरी मिल गई और आपने उसको पकड़ के रख लिया और आपने बोला भाई दिस इज़ माई लाइफ नाउ, अब तो मैंने छोड़ना ही नहीं है इसको। आपने बोला भाई इससे भी आगे मुझे बढ़ना है, और ये वैसे भी जायज़ नहीं मैं कर रहा हूँ, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करूँ, बैंक में ना जाऊँ। आपने एक और अपने लिए नया इम्तिहान में खुद डाल दिया अपने। डाल दी। उस इम्तिहान से भी आप बड़ा टफ गुजरे, लेकिन आगे आप निकल गए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या माइंड सेट है, वो आप क्या कहेंगे ताकि आपके जो सुनने और देखने वाले हैं वही बात समझे, वो कौन सा माइंड सेट होता है जिसमें रहते हुए इंसान ऐसे फैसले करता है कि अपने में मुश्किलें भी लेने के लिए तैयार होता है और मुश्किलों में रहता है फिर भी कमज़ोर फैसले नहीं करता, अटल रहता है अपनी बात के ऊपर, मुझे करना ही करना है। तो वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है, वो क्या माइंड सेट है, उसके बारे में बताएं। काशिफ भाई, ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने किए हुए फैसलों से आगे बढ़ता है। जब आप अच्छी नीयत से ठान लेते हैं और फिर आप निकल पड़ते हैं ना, आपको मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास दो चीज़ों का बहुत कनेक्शन है, आपकी नीयत और आपकी मेहनत। फिर अपनी ज़िंदगी को लक पैदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप लक बनाते हैं, वो खुदा ताला की ज़ात आपका लक बनाती है, आप इसी ज़िंदगी में आप इन चीज़ें करते हैं। पर इन दो चीज़ों को आप थाम के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा बढ़ने वाला। हम बढ़ते ही जाएंगे, आप चलते जाएंगे। आज दुबई में बैठे हैं, आपके शो में बैठे हैं, कहाँ से किधर आ गए। और इंशाल्लाह इस शो के तवस्सुल से मैं पैगाम देना चाहूँगा कि यूथ को भी कि भाई वो हिम्मत, मेहनत और नीयत, ये आप लेके चले, आप बहुत आगे जाए। रियल स्टेट का कोई हम तो क्या कर सकते हैं, कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, हमारे पास हम कराची डिफेंस में बैठे हैं करने के लिए। अब तो खैर दुबई आप लेकर आ गए होंगे। नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा आप जहाँ पर हैं, मुझे पता है आप भी अपनी बेस छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं सर, आप क्या, क्योंकि बड़ा एस्टेब्लिश बिजनेस है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। आज रियल एस्टेट में आपका बड़ा नाम है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस आप दुबई भी आ गए हैं और दुबई में भी आपने बिजनेस स्टार्ट करने का ठान लिया है। ठान लिया। और जो आपका पास रहा है वो ये हमने देख भी लिया कि फैसला लिया है। अब मैंने ये बहुत बड़ी अच्छी बात गौर की, तहसीन को मैंने ये देखा, ये फैसले करने वाले आदमी हैं, सोचते हैं, सवाल पूछते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, लेकिन फिर फैसला कर लेते हैं। ये जो फैसला करने की सलाहियत है ना इंसान में, ये बड़ी ज़रूरी होती है। सही और गलत फैसला, इसका तो किसी को पता ही नहीं है सही है गलत है। आप अपनी तरफ से भरपूर रिसर्च वगैरह कर लेते हैं, लेकिन फैसला ज़रूर करें। फैसला ही नहीं करेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल फैसला करेंगे, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उस गलत को आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल कम से कम आगे तो बढ़े, और कम से कम सीखेंगे तो सही। आप सीखेंगे तो सही आप ऐसे ये फैसला गलत हुआ, चलो आप फैसला फलाना करेंगे भैया, फैसला सही कि अगली दफा ये गलती नहीं करेगा, गलती नहीं। तो कम से कम सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ मैंने देखी आप में कि आप फैसला करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपने 2 दिन 3 दिन लगा के आपने फैसला किया कि ये मार्केट है, रिसर्च की, बिजनेस है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर भी आया जाए, बेस को भी नहीं छोड़ना और यहाँ पे भी काम करना है। ये दिस इज़ रिमार्केबल। अच्छा, ये साइड जो आपकी रियल एस्टेट की है, इस हवाले से तो मैं ऑफ कोर्स आपसे बात करूँगा ही, और मैं चाहता नहीं हूँ कि करूँ, क्योंकि आप एक एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं। रियल एस्टेट के काम में कितने साल हो गए अब आपको? 23 साल हो गए। 23 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, यानी अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया आपने इस काम के अंदर, और सारे थिक एंड थिक के थ्रू करते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए, हर मुश्किल और अच्छे हालात देखते हुए। बहुत सारी एंजाइटी भी होगी उस वक्त आपके पास, बहुत सारी लोनलीनेस भी होगी उस वक्त आपके पास, जब आप मुश्किल हालात से गुजरते होंगे।
आज का यूथ कुछ ज़्यादा ही अपने एंग्शियस होता है फ्यूचर के बारे में, और उसके अलावा अपने आप को अकेला भी महसूस करता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए वो बहुत देखता रहता है कि लगता है उसको दुनिया का हर इंसान ही खुश है, मैं ही परेशान हूँ, क्योंकि एक बड़ी फेक ज़िंदगी को फॉलो कर रहा होता है। ऐसे हर बंदा अपनी तस्वीरें लगाता है सोशल मीडिया पे, तो दिखाता है बड़ा खुश है, जिनकी हैप्पी फेसेस, तो जो दूसरा देखते हैं वो समझता है यार सारे ही खुश हैं मेरे सिवा, जिसकी वजह से आज डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस दुनिया का, यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप इस हवाले से यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो भी देखना चाहते हैं? मैं तो उनको भी कहता हूँ, कुछ तो यूथ यूथ होते हैं बाय एज, कुछ लोग यूथ होते हैं बाय माइंडसेट। माइंड वो जिंदा होते हैं, वो जवान होते हैं, उनकी एज बेशक 45, 50, 55 क्यों ना हो, लेकिन उनकी सोच हमेशा यूथ वाली रहती है। बिल्कुल तो मैं उनको भी कंसिडर करता हूँ कि वो भी कहते हैं हमेशा कि कोई अच्छी चीज़ मिले, कोई अच्छा मौका मिले तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। वो अपना एनर्जी लेवल नीचे नहीं जाने देते। बिल्कुल है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे और आप क्या ऑफर कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि आप एक स्टेबल्ड बिजनेसमैन हैं, क्या करें वो लोग, लेट्स से आपके अपने शहर में या दुबई में, या हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, दुनिया में हर जगह पर है, और यूथ हर जगह सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ें फेस कर ही रहा है। ऐसे ही तो हाउ वुड यू गाइड, क्या बोलेंगे आप? मैं छोटा सा पैगाम एक है, मैं ये ज़रूर देना चाहता हूँ यूथ को, वो माइंड से है या अपने यूथ जो बेसिक जो एज की वजह से। एज की वजह से, ये जो डिजिटल चीज़ें है ना, टिकटॉक है, फलाना चल रहा है, फलाना इंस्टाग्राम चल रहा है, इसको सिर्फ लेना उसी लेवल पे चाहिए, सिर्फ एंटरटेन लेना चाहिए। हकीकत में जो आप अभी टिकटॉक देख रहे हैं उसके अंदर आपको सब कुछ सही लग रहा है, तो आप देख रहे हैं यार मैं कुछ नहीं हूँ, भाई आप सब कुछ है। आप हिम्मत पकड़े, आप हकीकत की तरफ चले, तो वो देखे एंटरटेन, आपको टाइम है तो आप उसको देखें ना, उसको एज एंटरटेन लें, एंटरटेनमेंट चल रही है बस, ठीक है। और वो शो बिज है, वो आपको सिर्फ बड़ा दिखाएगा, आप देखेंगे, मगर आपको खुद बड़ा बनना है, आपको खुद हिम्मत पकड़नी है, आपको खुद, वो अगेन कहूँगा कि अगर आपकी नीयत और आपकी मेहनत दोनों बराबर है ना, आपकी नीयत पॉजिटिव है, अच्छी है, तो देर है दुरुस्त है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको काम को सेट करने के लिए हमेशा आपको टाइम चाहिए होता है। मैं आज अगर यहाँ में भी काम शुरू किया है, तो मैंने आते ही कोई सेठ नहीं बन गया, और आते ही मेरे जैसे मेरे 6 महीने आपने सुना है मेरी लाइफ में कितने प्रॉब्लम में रहते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि 6 महीने हो सकता है साल, अगर मैं फाइट करूँ, मैं अपने आप को इस मार्केट में जमाऊंगा। अब ये मार्केट ऑलरेडी 200 की स्क्रीन पर चल रही है, तो इसमें मैं हाथ एकदम से भी करूँगा काट के बाहर फेंक देगी। सही है। तो मुझे इसका ग्राउंड रियलिटी देखनी है कि यार इस पे ग्राउंड के बेसिकली है क्या, ना कि मैं टिकटॉक में देखूँ और अपार्टमेंट बुक हो रहा है और फलाना। तो मैं भी अपनी चीज़ें करूँ और मैं भी टिकटॉक पे डालूँ। सही है। तो बेसिकली ये पैगाम है कि आप अपनी हिम्मत, अपनी नीयत को पकड़ के ग्राउंड रियलिटी में और हकीकत में। और अक्सर टिकटॉक हो गया या सोशल मीडिया हो गया, उसमें लोग शायद एक्सेजरेट ज़्यादा करते हैं, इतना अचीव नहीं कर रहे होते जितना दिखा रहे होते हैं। हाँ, जिसकी वजह से दूसरा इंसान ये समझता है ये तो रातों रात अमीर हो गया, शोबिस है, तो वो उसको इतना बिलीव उस पर ना करें। आपने कहा ना उसको बस एंजॉयमेंट की हद तक, जी। और एंजॉयमेंट का एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर आप एंजॉयमेंट पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, जितना मैंने कहा कि जितना बचता है आपस टाइम, आपको लगता है Exactly. टाइम होना भी नहीं चाहिए। होना ही चाहिए। फ्री टाइम बहुत लिमिटेड ही होता है बंदे का। इंसान को चाहिए कि स्पेशली अगर आप अभी कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, बल्कि जब आप कर भी लेते हैं तो आपके पास तो फिर बिल्कुल भी वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होता। मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, लोग बातें ये करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जहाँ पे चले जाएं, जिस शॉप में चले जाएं, कैफ़े में चले जाएं, हर वक्त कुछ ना कुछ स्क्रॉल अप हो रहा होता है, हाँ, कुछ ना कुछ देख रहा होता है। लगता है कोई बंदा बहुत बिजी है, और मैं उनको देख के बिजी हो रहा होता हूँ। ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यार ये बंदा किस चीज़ को इतने गौर से देख रहा है। हाँ, बेसिकली क्या देख रहा होता है? छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, डांस देख रहा है, म्यूजिक देख रहा है, फजूल के मीम सॉल्व कर रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है। सो ये सारी चीज़ें देख देख के जो है अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, और इससे उसको कुछ भी हासिल नहीं हो। नहीं, वो मोबाइल बंद करेगा अगर वो हकीकत में नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मोबाइल बंद करके रखा, अब उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, काम करने को नहीं है, उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा एक सवाल ये रहता है अपने सारे मेहमानों से, और हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का पर्पस जान लिया, क्योंकि हमेशा हर इंसान को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू ऐसे एंड व्हाई यू वांट टू डू।
व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई डू यू वांट। अगर आपका व्हाट एंड व्हाई क्लियर है तो आप फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं उसी डायरेक्शन में। तो आपका क्या व्हाट था और आपका क्या व्हाई था, वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। काशिफ भाई, क्योंकि जो बंदा क्रिएटिव माइंड होता है ना, जिसको चाह रहती है कुछ भी करने की ना, वो अपना माइंड को ना टेम्पो के साथ चलाता है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। मेरा भी हमेशा एक टेम्पो के साथ चीज़ रही है कि, क्योंकि अभी पीछे भी हम ये बात करके गए कि जो आपके पास आज है आप उससे भी अच्छा कर सकते, अगर आपके अंदर ये चाह है और आपके अंदर वो टेम्पो है। तो बस वो वाई और व्हाट वाला जो सीन है वो मैं समझता हूँ इसी में आ जाता है कि आप हमेशा अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें जितना भी है, बिकॉज आपकी सेम और आपकी सेफ्टी भी अपने बच्चों के लिए भी होती है। आप कल को अगर आप कुछ करते हैं, हालांकि उससे मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ता हो, क्योंकि मैंने और ऐसी औलाद जिसमें बच्चे भी देखेंगे उनके बाप गए और वो बर्बाद हो गए उसको। आपके अपने बच्चों को भी आपको ये सिखाना चाहिए कि वो किस नुकसान से, किस फायदे से, किस चीज़ से, वो जैसे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और आप बड़े आगे, तो आप अपने बेटी के लिए, आप अपने बेटे के लिए एक फादर जो होता है वो रोल मॉडल वाला उसका एक सीन होता है। तो बस अपने बच्चों को भी यही सिखा के जाए कि जिस तरफ आपने ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह आपने तरक्की की है, जिस तरह आपने मेहनत की है, समझता हूँ ये बेस्ट तरीकाकार अपना है। और वेरी गुड। तो आप ये कहते हैं कि आपके अंदर ये लगन होनी चाहिए, आपका व्हाट ये है कि आप क्या करना चाहते थे। आप ये चाहते थे कि मैं मुसलसल ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाता रहूँ, बिल्कुल बेहतरी की तरफ बढ़ता रहूँ, क्योंकि बेहतरी की तरफ बढ़ना अगर छोड़ देंगे तो फिर आपका शायद डाउनफॉल स्टार्ट होता है। बिल्कुल तो आपका एक व्हाट क्लियर था कि मुझे मुसलसल इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव कर। जो फैसला कर लिया उस पर बढ़ना है आगे। और क्यों आप नहीं करना चाहते थे? क्योंकि आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो सक्सेसफुल जिंदगी बने, ऐसे ताकि आप आपकी औलाद को भी ये बात बता सकें कि जिंदगी जीने का ये तरीका है, बिल्कुल है, ताकि अपने पीछे जिसको छोड़ के जाए। तो आपका व्हाट एंड व्हाई क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। इसके अंदर ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा पैसा बना लेना है और मेरे जिंदगी के अंदर जो है ये ऐसी चीज पे पहुंच जाना है जो मैं पीछे छोड़ के औलाद के लिए जाऊं। जैसे आपने खुद एग्जाम्पल दी, वालिदैन चले जाते हैं, औलाद को बिगड़ते हुए भी देखा है, तो वो आपका पर्पस नहीं रहा, आपको तरबियत का मेन पर्पस रहा कि मैं इस वजह से इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। बिल्कुल देखा है, कल को बच्चे आपके नाम से होंगे, हाँ ये फलाने की बेटी है, ये फलाने का बेटा है, वो कैसा है यार, कैसा बात करता है, कैसा अच्छा है। मेरे बेटे की मेरे दोस्तों में हमेशा वो रही है कि, हालांकि इस पे शायद दोस्त में नाराज ना हो जाए कि यार तुमने ये बात क्यों की, बट ये करना इसलिए कि हम एक आपके पैगाम, आपके ये अपनी आवाम को, आपके जो फैंस हैं आपके शो के, और जो आप एक्सप्लोर करते हैं हयात ज़िंदगी पे, तो ये भी करना बात इसलिए ज़रूरी है कि इससे भी एक सबक और इससे भी एक पैगाम है। तो मेरे बेटे को हमेशा ना उन्होंने कह रहा है यार वो यार तहसीन का जो बेटा है ना यार, क्या जी अंकल अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, वो सबसे मिलना और चुप करके बैठ जाता। कहता हमारे बच्चे तो भाई, तो उनको मैं कहता भाई सब तरबियत है। जो माँ, क्योंकि बाप का 12 घंटे और माँ के 24 घंटे औलाद में होते हैं। तो माँ जो है वो अपने बच्चों को कैसे तरबियत देती है, क्या तरबियत देती है, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी सबको कहना है कि भाई अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें, ताकि कल को वो अपना और आपका नाम रोशन करें। मैंने देखा है कि आप एक बड़े काइंड, एक बड़े लविंग इंसान है। हर इंसान से जिससे भी मिलते हैं वो काइंडनेस और वो लविंगनेस जो है आपकी, वो मोहब्बत प्यार नज़र आता है, और बड़े हम्बल तरीके से मिलते हैं। आप एक गॉड फियरिंग इंसान भी लगते हैं कि यार मुझसे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिससे मुझसे खुदा नाराज़ हो जाए। तो आप हमेशा सोचते हैं ये बातें। मैंने आप ये ऑब्जर्व की ये बातें कहाँ से आई? ये चीज़ें माँ बाप की तरफ से आई थी, खुद फिक्र करते थे, गौर करते थे, क्या इसका क्या बैकग्राउंड है? मेरे जो फादर थे ना, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमारे पूरे गांव में कभी किसी से ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की। मैंने हमेशा देखा को गुस्सा भी आया ना तो धीमे होके गुस्से में बात करते। और
मैंने आपको बताया ना थोड़ा अब पहले पीछे अगर चले जाए, तो मैंने कहा कि जब पैसा आता है तो उसको संभालने के लिए भी अल्लाह ताला के साथ आप ज़र्फ देता है। जब हमारे पास पैसा आया तो हम डर गए अल्लाह से कि आज अल्लाह ताला ने हमें इस पोजीशन में पहुंचा दिया है, और कहीं ऐसा ना अल्लाह ताला को कोई बात बुरी लगे और हम नीचे आए। तो हर इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी को, इवन मेरे नौकर को भी कभी हमने मेरे बच्चे जो हैं वो हमारे घर में जो काम करने वाली है, उनको भी कभी मासी नहीं कहा या ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की। आंटी के नाम से पुकारा जाता है कि आंटी ये कर दें वो कर दें, बच्चों को भी अलाउ नहीं है कि वो ऊंची आवाज़ में बात करें। तो ये बेसिकली वही रोल मॉडल जो मेरे फादर थे उनके इस पे, और फिर जब अल्लाह ताला ने सामने रख दिया कि यार ये औरत भी है पैसा भी है, तो उससे हमें डर लगना शुरू हो गया कि नहीं अब इसको कायम कैसे रख, मिल तो सब कुछ जाता है, उसको संभाला कि संभाला कर, संभालने के लिए तो असल वक्त आपका काटे भाई वहीं से शुरू होता है। अब वो 6 महीने जो पुराने जो 2-3 दफा लाइफ में आ चुके हैं तो वो तो आते ही रहते हैं, बट जब आपको मिल जाता है जी। उस वक्त आपको पता चलता है कि आपके पास हर ताकत है। आपके पास 2 गार्ड भी है, आप लड़ भी सकते हैं, आप जो है किसी को बुरा भला भी कह सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद अल्लाह का खौफ और तरबियतन मेरे अंदर ये बात रही हमेशा, और मैं कभी कभी अल्लाह ताला से नहीं मांगता कि मुझे कोई ऐसा पैसा दे या मुझे कोई ऐसी बहुत बड़ी शोहरत दे जिससे मेरे अंदर ये खौफ ही खत्म हो जाए कि यार आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा मुझसे बड़ा कोई नहीं। वेरी नाइस। ये चीज़ें थी। अच्छा, आपके भाई जब, क्योंकि वो तो गांव में रहते थे आपने मुझे बताया, और आपका यहाँ पे बिजनेस हो गया था, तो राब्ते तो आपके और आपके भाई के रहते ही होंगे। जी हाँ। कभी ऐसा हुआ कि वो भी आपके पास आए मिलने के लिए कराची, और उन्होंने कहा बेटा कर क्या रहे हो तुम? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, एक दफ़ा तो वो शादी पे आए थे, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, रियल एस्टेट जब स्टार्ट किया, बहुत काम किया। 2007 में मैंने अपना ऑफिस जाकर, 2002 से हम हवाई में काम करते थे, लोगों के साथ किसी की जगह पे बैठ के काम करते थे। 2007 में जब मैंने अपना ऑफिस खोला, अपना बनाया, तो मैंने अपने भाई को बुलाया ओपनिंग, मेरे भाई आए थे, मेरे कजन्स भी आए थे। तो ऑफकोर्स भाई बड़ा है मेरा, तो उसको मैंने अपनी जगह पे बिठाया सीट पे। तो नहीं आ रहा, बैठ 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 बैठ, नहीं भाई को मैंने ज़बरदस्ती बिठाया कि नहीं भाई बैठे। तो हम दोनों की यही सोच में और दरमियान में ये चीज़ आ रही थी कि आज मेरी वालदा वालिद हमें होते तो वो भी देखते तो कितने खुश होते। और हमेशा जब भी मुझे सक्सेस मिला है, मैंने हमेशा फील किया अपने वालिद वालदा के लिए कि यार आज मेरी माँ होती या मेरा बाप होता तो वो कितना खुश होता, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे लिए दुआएं की, हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए देखा। तो मेरा भाई रो पड़ा आपकी इस प्रोग्रेस को देख के। प्रोग्रेस को देख के रो पड़ा। कज़न ने पूछा उनसे कि यार क्या हो गया, अच्छा माहौल है, भाई ने ऑफिस खोला, रो रहे। बोला यार इसने मुझे आज तक कभी 1 रुपए के लिए नहीं आवाज़ दी। इवन मैं पूछता भी था, भाई मुझसे पूछते थे कि यार कुछ ज़रूरत हो तो बताओ, ठीक है। वही वाली बात है ना कि आदत है काम करके खाने की, मांगने की नहीं है। तो भाई से भी कभी नहीं मांग। रियल एस्टेट का बिजनेस आमतौर पे जो है ना, रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं, उनको सच्चा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो झूठ बोल देते हैं अक्सर। ये देखने में आया है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, हर एक तो होता भी नहीं है, लेकिन आम तासर लोगों को यही होता है कि यार आप रियल एस्टेट एजेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। आपने ऐसा क्या किया कि जो आपने वो ट्रस्ट गेन किया? मैंने भी आपके साथ डील कर ली। सर सबसे पहले जो चीज़ है, मैंने आज तक अपने 1% कमीशन के लिए, आपको मैं मिसाल देता हूँ, अपनी बोटी के चक्कर में मैंने किसी का बकरा हलाल करने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे सिर्फ एक वाक़या बताऊंगा। एक साहब थे, उनके पास 35 लाख रुपए थे, ठीक है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था, पाकिस्तान बलूचिस्तान से, ये मैं नाम भी ले सकता हूँ, और ये उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये बता रहा हूँ मैं आपको, बात 2011-12 की। तो उन्होंने कहा हमें फ्लैट दिला दो। मैंने अपनी टीम को बोला
अब टीम जा रही है, फ्लैट दिखा रही है उनको, जो पसंद आ रहा है फ्लैट, या तो वो महंगा है या उसकी लोकेशन का मसला है, नोर ऊपर है, और मैं रिजेक्ट कर देता था। उसी तरह कोई 4 महीने, हालांकि कोई भी रियल एस्टेट वाला जो बंदा है, इसलिए भरोसा होता है वो, ज्यादातर हमारे रियल एस्टेट भाई, मैं भी सब पे ब्लेम नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, ज्यादातर हमारे भाई सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई ये बंदा हमसे कैसे भी खरीद ले, महंगी हो सस्ती हो, हमारा कमीशन आ जाए। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ से रियल एस्टेट बदलाव होती है। उस बंदे ने मुझे ये कहा, स्टाइल ये बोलने का था, चौधरी साहब यार दिला भी दो यार, अकाउंट में पैसे डाले। हाँ भाई, पसंद आ जाए आपको और प्राइस में आ जाए, आप हमारा कमीशन दीजिएगा, ट्रांसफर कराएंगे हम अपने घर, हम हमारे घर। वो थोड़ी है। उनको एक फ्लैट पसंद आया, फर्निश फ्लैट था पूरा, उन्होंने मुझे फोन किया कि यार बस अब सारे काम छोड़ो यार, इधर आ जाओ हमारे पास। चले गए, फ्लैट देखा, अच्छा फ्लैट, 4th फ्लोर था, लिफ्ट थी उसके अंदर। बोला यार ये 35 लाख का मिल रहा है, ये ले लो। कह रहे हैं हंसना शुरू हो गया, है मुझे पता था ये तुम करोगे हमारे साथ। मैंने कहा भाई आपके पैसे, आप सुबह चेक ले लें, आप कर लें, मेरी गोट में बात आएगी, मैं आपको ऐसी चीज नहीं दिलाऊं। जबकि 3 महीने इस बात को हो चुके, वो लगातार फ्लैट्स देख रहे हैं। तो कितने होना चाहिए? मैंने कहा क्योंकि ये फ्लैट फर्निश्ड, एसी लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं, फ्रिज भी है, 30 लाख रुपए। वो उन्होंने करते करते 32.5 लाख रुपया उनको दिला दिया। आज वो 1 करोड़ से ऊपर का फ्लैट है। पर कहने का मतलब ये है, ये एक पैगाम भी देना चाहता हूँ मैं अपने रियल एस्टेट वालों को कि ये दुनिया का नंबर 1 बिजनेस। जो बिजनेस आप करते हैं दुनिया में, कोई भी आप काम करते हैं, वो उस पर आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ भी खोले, शॉप खोले, बिरयानी की शॉप खोले, आप बर्गर बेचना शुरू कर, ये वो बिजनेस है, सिर्फ कपड़े पहने तैयार हो, खाली जेब आप आए और आप गेन करें अपने पैसे में, आप पैसा कमाए बढ़ाए, बस सिर्फ ईमानदारी आपका। और ईमानदारी के पैसे में काशिम भाई बरकत बहुत है। आपकी जिंदगी ना, आपकी सेहत, जो लोगों को मैंने देखा है जो हक खाते हैं, जो लोगों के साथ जातियां करते हैं, वो गोलियां खा के सोते हैं, उनको नींद नहीं आती। वो अरबों खरबों लोग हैं, वो आपकी नींद के लिए भी वो गोली खाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए हलाल लेके जा रहे हैं या हराम लेके जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को रियल एस्टेट में लाएंगे? अरे मैं बिल्कुल, वैसे तो मेरे बच्चे का अपना एम है, मेरा बच्चा आर्किटेक्चर बनना चाहता है, उसको मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। गुड। बिल्कुल मेरे बेटे का भी यही एम है, और वो सबसे पहले यही बात सिखाऊंगा जो मेरे अंदर है कि बेटा हलाल का पैसा लाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी बकरे को अपनी बोटी के चक्कर में हलाल नहीं करना। आपको फर्स्ट उसका बकरा सेव करना है। हमारा कमीशन, जैसे लेट्स सपोज हमने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलाई किसी, हमारा 1% मिलता है 5 का। तो हमारा इतना भी मतलब इंसानियत हमारे अंदर नहीं है कि हम किसी को अपने 5 लाख के चक्कर में उसका 5 करोड़ रुपए दाव पे लगाएं। यानी गलत डील नहीं कराएं, जो राइट है राइट डील कराएं, जो राइट एडवाइस है राइट एडवाइस दें, जो प्रॉपर्टी जो आपको लगता है इसको दिलानी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, ये प्रॉब्लम है, सही चीज़ है तो बता दें। वैसे तो लोग हर चीज़ सिर्फ सही सही बताते हैं। हाँ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको आज शेयर करता हूँ, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। हमें भी एक ज़माने में शौक हुआ था यार, रियल एस्टेट बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, एंड आई स्टिल लाइक इट बेसिकली। रियल एस्टेट मुझे पसंद है। तो मैंने रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लिया। सही। मैं उस वक्त न्यूजीलैंड में रहता था। सही। वहाँ पे लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता। ओके। आपको पहले एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, थियरी पढ़नी पड़ती है, बाकायदा आपके कोर्सेज हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है 1-on-1, जिसमें आपने जितना पढ़ा होता है, लॉ के भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ, वो भी आपको गाइड करना पड़ता है कि इसमें आप किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपका बायर है, तो बायर को कौन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्लॉजेस हैं। सही। अगर आपका क्लाइंट सेलर है
तो सेलर की प्रोटेक्शन के लिए आपके कौन कौन से क्लॉजेस हैं जो लाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ये पढ़ते हैं और एग्जाम में पास होते हैं, देन उनको पता होता है कि ये लॉबी समझता है, उसको फंसवा नहीं देगा गलत चीज़ में, और चीज़ सही बताएगा। मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि जो मेरा इंस्ट्रक्टर था जिसने ये बात सिखाई थी, टीचर जो था, उसने बोला एक बात याद रखना, जब कभी भी प्रॉपर्टी किसी को दिखाने जाना है आप लोगों ने, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर ये फ्लोर नीचे से कटा पिटा टूटा हुआ है, तो आपने ये नहीं करना कि उस पर पैर रखा और इधर उधर देखते रहें, कहते हैं देखिए कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है। आपने ये नहीं करना, आपने उस जगह को कहना है एक्सक्यूज मी, ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, ये फ्लॉ है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, बताने का मकसद ये था कि जो हकीकत है वो दिखा दो उसको, जी। छुपाओ नहीं। ये आपकी बात कर रहा हूँ, यही चीजें ना हमारे भाई नहीं बताते और वो बदनामी का बहस में। देखें अब आप, तो अब ये चीज़ें अगर आप लाएंगे तो आपको लगता है कि इससे आपकी सेल्स बेहतर होती है, ख़राब होती है? देखिए, इससे स्लो जरूर होती है, बिकॉज एक डील आप देखिए कोई भी अभी मुझे लेट्स सपोज पकौड़े ले दे, तो मैं निकलूंगा, मैं कहूँगा नहीं यार फलानी बेकरी से लूंगा, पकौड़े हैं 200 के 300 के। इंसान की साइकी देखें कि वो खाने की चीज भी चाहता है कि यार फलानी जगह से खाते हैं, बुंदू खान से खाते हैं, फलाने का टेस्ट अच्छा है, फलाने का टेस्ट। तो जब एक बंदा 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने आएगा तो वो देखता नहीं क्या आप उसका ट्रस्ट इस तरह जीत सकते हैं कि आप उसके हक में अच्छा फैसला करें, और उसका ट्रस्ट जीतेंगे, वो अपनी बहन को भी, अपनी माँ को भी, अपने भाइयों को भी ये कहेगा यार इस बंदे के पास जाओ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आदमी है। तो उससे आपके अच्छे लिंक मिलते हैं और आप बदनाम नहीं होते। और कभी भी और आपने अगर एक दफा वो 5 लाख रुपए कमा ली, उसको प्रॉपर्टी महंगी दिला दी, गलत दिला दी, वो तो फंस गया, वो तो दोबारा नहीं आने वाला आपके पास, फिर बददुआएं भी हासिल करता है। फिर वो हर वक्त जब भी उसको गुस्सा आएगा तो वो कुछ मसला होगा, वो सबसे पहले आपको बुरे नाम से यार बोलिए था कहेगा कि आपको वो बिल्कुल ऐसे। आप क्या करते हैं, आपने कहा कि ठीक है आप औलाद को भी कहेंगे कि जाए, और बेशक स्लो हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि 2 नंबर ही करेंगे तो इंसान क्विकली आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा भी फिर तेजी से ऐसे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो आप अपने आप को बिल्ड करेंगे, क्लाइंटियल बिल्ड करेंगे बेस्ड ऑन सच और राइट चीज़ों के ऊपर। ऐसे तो ये आपका बेसिकली फार्मूला है। बिल्कुल। अगर आज का वो यूथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, या वो मेंटल यूथ जिसको मैं कहता हूँ, जो कि है बड़ी एज की लेकिन अभी भी उनकी एनर्जी लेवल यूथ की तरह है, अगर आज आप किसी को गाइड करना चाहें कि भाई इस काम में आओ और आना चाहिए, तो आप उसको एडवाइस करेंगे कि आओ, और अगर आए तो क्या करना चाहिए उसको? सर वो उसको चाहिए वो आए, हमारे पास आए, हम सिखाते हैं उसको, चीज़ें सीखे, अच्छी चीज़ें सीखे, पॉजिटिव चीज़ें सीखे जो आपकी लाइफ में हमेशा उजाला रखेंगी, रोशनी रखेंगी, और आपके क्लाइंट्स के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। और ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, जब भी वो बंदा इन्वेस्ट करेगा, कुछ भी करेगा, वापस दोबारा ज़रूर आएगा। तो इस तरह आपको आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बिजनेस लगाए बिना, सिर्फ वक्त देना, लगाए बिना आप इस पर बन सकते हैं। और ऐसी फील्ड में मैंने लोगों के ऑफिस में प्यून लगे हुए उनको देखा। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ कि मैंने जीरो से स्टार्ट लिया, एक पैंट शर्ट से स्टार्ट लिया, और नेक निजती से अच्छे तरीके से जो उसका हक है उसको दिया है, जो हमारा हक है। और इतना बरकत है हर चीज़ में, इतनी बरकत है, सुकून है, नींद ऐसी आती है कि उठाना पड़ता है, कोई गोली नहीं खा के सोते। सही। सेहत है, बच्चे सेहतमंद है, इस तरह की चीज़ें करेंगे। बेबरकता पैसा हराम हो जाता है, वो आपकी सेहत पे आता है, आपके बच्चों की सेहत पे आता है। आपकी जब जिंदगी में आपकी नींद ही नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास आप डॉलर्स में, आप पैसों में कम ऐसा कमरा हो जिसके अंदर डॉलर्स ही डॉलर्स हो, आप वहां भी अगर बिस्तर डाल कर सोए और आपको सुकून नहीं है, चाहे किसी भी काम का। तो आप अगर कोई रियल एस्टेट स्टार्ट करना चाहे आज की तारीख में, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या जो भी हो, तो क्या पहला स्टेप है, उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे बेसिकली हमारे यहाँ तो क्योंकि तालीम तो बहुत ज़रूरी है, बट हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट के 90% लोग हैं, जिसमें मैं खुद भी हूँ, उनकी इतनी
तालीम से वास्ता नहीं है, उनका ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा वास्ता रहता है। ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो ग्राउंड रियलिटी, लोगों को एग्रीमेंट पढ़ना नहीं आता, लोगों को एग्रीमेंट करना नहीं आता, वो भी काम कर रहे हैं। आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और आए, हमारे पास आए, हमारे पास कराची डिफेंस में हमारा ऑफिस, हमारे पास आए, हम आपको सिखाएंगे, आप हम आपको वक्त देंगे। अच्छा, आप गाइड करेंगे लोगों बिल्कुल को? करेंगे, बिल्कुल। यानी वो कहता है मैं करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ रियल एस्टेट में, जी तो हम कहते हैं जी आप जो है वो जाके तहसीन भाई से मिल लें, हाँ और तहसीन भाई आपको A to Z गाइड करेंगे हाउ टू गेट इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। बिल्कुल अपना पहले एज एजेंट काम करना चाहते हैं, कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं, वो भी करा देंगे, और अगर कोई अपने बिजनेस में आना चाहता है एज अ रियल एस्टेट तो वो भी आप करा देंगे। बिल्कुल। और आप तैयार हैं उसके? मैं तैयार हूँ। आप ऑफर करते हैं लोगों को? सर मैं ऑफर करता हूँ, बिल्कुल आप आए। ये इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए ऑनरेबल बात होगी कि मैं अपने जो लोग हैं उनको सहारा बन रहा हूँ और उनको मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको इस बात पे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये हमेशा रहता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं इस प्रोग्राम के, वो इस प्रोग्राम से लाजम कुछ ना कुछ लेके उठेंगे, कुछ हासिल करके जाएंगे। अगर हासिल नहीं होगा तो हम इस प्रोग्राम को ऑनर ही नहीं करना चाहते। हमारा मेन मकसद ही ये होता है कि वो कुछ हासिल करें, और इसमें आपकी बड़ाई है कि आप अपने बिजनेस में थ्रेट फील नहीं करते, बल्कि आप सिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सर। आप चाहते हैं माशरे में अच्छाइयाँ आएँ, सही रियल एस्टेट एक प्रोफेशन की तरह लेके चलें, और इसी में हलाल रोजी कमाई जा सकती है, ना कि 2 नंबरी से कमाई जाए। बिल्कुल। और आप देखते हैं कि इसमें पैसा है अच्छा खासा, यानी लोग अपनी फैमिलीज को रन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिस इज़ वेरी गुड, और ये हम तो देख ही रहे हैं, आपकी स्टोरी से हम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा। सब Thank you. बहुत चला। आपने ये एक स्टोरी, और आप एक्सप्लोर करते हैं लोगों की जिंदगियों को, रोशनियां डालते हैं, और आप एक खुद पॉजिटिव ऑरा है आप, क्योंकि जो पॉजिटिव बंदा होता है वो उसकी कोशिश होती है, जो दिया होता है जलता है, उसकी कोशिश होती है कि जहाँ दूर तक मैं रोशनी दे सकता हूँ दे दूँ। तो आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तरक्की दे, और मज़ीद इसी तरह आप लगे रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी दुआ है सर आपको प्रोग्राम और बड़ा हो और लोगों तक ये रोशनी पहुंचे, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि नेगेटिविटीज़ बहुत है, लोग मायूस उन चीज़ों पे से चल रहे हैं, और जितना भी अच्छाई फैला सके उससे तो सदका जारी है सर, आपके लिए तो वैसे ही दुआ है। तो आपका बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये सदका जारी है, और क्योंकि मेरा भी हमेशा ये रहा है कि ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, जो भी मेरा बिजनेस है वो अपनी जगह पर है, या लाइफ कोचिंग जो मैं करता हूँ वो अपनी जगह पर है, ऐसे ही। लेकिन उसके अलावा मेरा एक अपना पैशन है, क्योंकि जब आप कोई इल्म हासिल करें तो अपने इल्म को ट्रांसफ़र करें। तो अगर मेरे ज़रिए किसी तक कोई अच्छी बात पहुंच जाए और उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्राइम गोल ऑफ डूइंग द प्रोग्राम। सेकेंडली, मैं ऐसे गेस्ट बुलाता हूँ जिनकी ज़िंदगियों में जो भी गुजरा है, जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाए, बिल्कुल, ताकि लोग रिलेट कर सकें अपने आप को। जब वो रिलेट कर सकेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ अचीवेबल है, बिल्कुल है। इन्होंने कैसे की तो हम भी कर सकते हैं। और फिर आप जैसे लोगों की अगर सपोर्ट होती है तो उनको ये होता है, हौसला होता है, हिम्मत होती है कि हम भी अगर जाएं और हमें कोई सिखाने के लिए बैठा है तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। तो जिंदगी में एक होप देना, लोगों को मदद करना, हेल्प करना, दिस इज़ अ वेरी गुड वे। ये तो हो गया प्रोफेशन और पैशन। जी, प्रोफेशन तो मेरा एक अपना रहा, और पैशन मेरा ये कि जो मैंने आपको बता दिया। आपका भी प्रोफेशन जो है वो रियल एस्टेट है, जी हाँ। बट ऑन द अदर हैंड आपका एक पैशन भी है जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई। रिपोर्टें निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं। डेफिनेटली। और आप वैसे भी अब इतने अननोन नहीं है, अब आप एक नोन सिंगर भी हैं। जी जी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सिंगिंग कहाँ से आपकी लाइफ में इन हो गई? वो 6-6 महीने के टेस्ट के पीरियड से गुजरते हुए, जब खाने को पैसा नहीं, रोडों पे सोना, हाँ। ये सिंगिंग उस वक्त क्या गमगीन गाने गा गा के तो नहीं हुआ? नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा है, आपने, थैंक यू, आपने मुझे ये बताने के एक मौका दिया। जब गांव में थे ना, तो गांव की एक लाइफ ऐसी होती है, उसमें सिर्फ आपको उस वक्त ये भी नहीं पता था कि सुन्नी क्या है, शिया क्या है, या जो भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ दीन के लोग हैं, क्रिश्चियन कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान तो मालूम था। मालूम था, और क्रिश्चियन नहीं मालूम था, अच्छा। शिया मालूम नहीं था कि शिया भी होते हैं, बोरी भी होते क्योंकि हैं। सब एक तरह से रहते थे। गांव में एक ही वो होता है, एक ही तरीके से नमाज, ग्राही। हाँ ग्राही जो है, एक ही तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, और एक ही बड़ी बड़ी इस बात में बड़ा पॉजिटिव मैं लूँगा कि भाई
वहाँ पे फिरकाबाजी वाला चक्कर नहीं होता। वेरी नाइस। अब जाके कहीं मुझे नजर आया है, बट गांव में वो भी नहीं, वो भी शहर, छोटे छोटे शहर। तो हम नात पढ़ते थे। इवन आपको मैं ये भी बताऊं कि मैं सुबह उठता था, मेरे वालिद मुझे उठाते थे, और ये मैं समझे 11-12 साल का होगा जब ये सारा चल रहा था। तो मेरे वालिद उठाते थे, मैं सुबह रोज़ा रखने से पहले मैं जाके मस्जिद में ऐलान किया करता था, नाते पढ़ता था कि रोज़ेदारों, अल्लाह नबी दे प्यारे हो, रोज़े दे टाइम खत्म होने विच इन्ना टाइम बाकी है। पंजाबी में आपको बता रहा हूँ। जी जी। तो ऐलान करने, नाते पढ़नी, इवन फजर की जो अजान होती थी वो भी मैं देता। तो उस वक्त जो है वो हमारे मौलवी साहब, जो हमारे उस्ताद, हमारे जो जिन्होंने हमें कुरान पढ़ाया, असलम साहब उनका नाम था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इंतकाल कर गया, अभी उनके बेटे हैं उसमें इमाम मस्जिद में। तो इवन जो गॉड गिफ्टेड जो आवाज़, अल्लाह ने आवाज़ दी, वो काफ़ी हैवी गा सकते हैं, ऊंचा गा सकते हैं, सारी चीज़ें। तो स्पीकर की यूनिट उड़ जाती थी। मुझे बैठ रखते थे, यार इसको नहीं, तुम नहीं नात पढ़ोगे, तुम नात पढ़ते हो, तुम स्पीकर सड़ जाता है, जल जाता है, तो फिर खर्चा होता है। तो वो कभी कभार वो आगे पीछे होते थे, हाई पिच पे पढ़ते। हाई पिच पे पढ़ते। तो पिच अच्छी है, मतलब वो वहाँ पे फिर स्कूल में हमारे कंपटीशन हुआ, तो मैंने पंजाब टॉप किया था 7वीं में। जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो मैंने पंजाब टॉप किया था। उम्मे हबीबा एक नातफा है, बहुत पुरानी, पीटीवी के टाइम की है, उनके साथ हमने नातें पढ़ी हैं। तो यहाँ जब आए तो मॉडर्न दुनिया में आ गए, मगर यहाँ भी ये दिमाग में था कि यार ये जो सिंगर बन गए, गाना गा रहे हैं, यहाँ भी ये दिमाग में था कि हाँ मैं गाना नहीं गाऊंगा। जैसे बैंक छोड़ दिया था, ऐसे ये भी था। तो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ा नाम है फैसल कुरैशी, वो मुझे कहीं मिले थे। तो उन्होंने कहा तुम गाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा जी हाँ मैं यार। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला आपसे ये सवाल करेगा कि मैंने आपको एक चीज़ दी थी, उस आप सारी चीज़ का हिसाब हो रहा है ना, पानी का हिसाब हो रहा है, खाने का हिसाब होगा, आप मानते हैं इस बात को? मैंने कहा हाँ, पानी ज़ाया करोगे गुनाह है, हिसाब होगा। कह रहे इस चीज़ का भी आपसे हिसाब लिया जाएगा कि मैंने आपको एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ दी थी, आपने उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया? तो ना तो मैं यूज़ करो। फिर वो हमने पूछना शुरू कर दिया लोगों से, तो काफ़ी कन्फ्यूजन फैल गई कि यार सुर में अगर मसला है तो फिर अजान भी सुर में होती है, तिलावत भी सुर में होती है। खैर एनीवेज, ये तो बहुत मजहबी एक लंबा इजला जाएगा। राइट। तो यहाँ पे हमने फिर गाना शुरू किया TV1 से। फैसल भाई, फैसल कुरैशी जो है ना, वो शो करते थे, वहाँ सिंगिंग शुरू की। आज माशाल्लाह से यहाँ पे दुबई में भी शो किया था मैंने, और ये सीरीज ने भी रिलीज़ किया है, सनम आर्मी के साथ मेरा एक गाना है। तो बस चल रहा है अभी तक इसको। अब जाके 1 साल हुआ है तो इसको प्रोफेशन लिया है, वरना पहले हम इसको पैशन ही लेके चल रहे थे, बट ठीक है जैसा चल रहा है, खुद गा रहा है बस। और अब जाके हमें लोगों ने पैसे देना भी शुरू किए, क्या ठीक है हमारे पास गाओ। वेरी नाइस। तो मालूम है आप आए दुबई के अंदर, यहाँ पे भी आप मसरूफ़ हैं, आपको बुलाया जा रहा है कि आप आएँ और गाने गाएं, और डेफिनेटली। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अब क्योंकि अब आपका ये एक प्रोफेशन है और अब आप इसके अंदर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी अब खाली रियल एस्टेट आपका प्रोफेशन नहीं रहा, ये भी प्रोफेशन है। ऐसा ही है, बिल्कुल। पैशन एंड प्रोफेशन टुगेदर। जी जी। तो क्यों ना इस प्रोग्राम के अंदर आप कुछ ना कुछ, कम से कम कोई नात जो है आज ज़रूर सुना दें। हाँ नात बिल्कुल स्वागत है। नात का तो आपको पता है, वो तो चीज़ ही ऐसी है। तो सुना दें बस, फिर अच्छा है, ताकि जो सुनने वाले हैं वो भी इससे महसूस हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं
दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश ये काश कभी होता मैं ऐसी लकड़ी कि मुझको सरकार के मेंबर पे लगाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। ब्यूटीफुल। जी जी जी। माशाल्लाह। तो वाकई आपकी जो आवाज़ है, जो आपका अंदाज़ है पढ़ने का, वो डेफिनेटली बिल्कुल प्रोफेशनल है। मैं कहता हूँ कि मैंने जब भी, एक वाक़या है छोटा सा, आपको टाइम दूंगा। मैं जब भी नात पढ़ता था ना किसी महफिल में, वहाँ मेरा काम पूरा हो जाता था। कहता था मेरा मकसद पूरा हो गया। वाह। वो मकसद क्या? सब लोग मुझे यूँ सुन रहे होते थे और उसमें 2-3 लोग तो रो पड़ते थे। वाह। एक साहब थे, पेशावर से आए हुए थे गाँव में। सुबह के टाइम पे मैं गया, तो सुबह के टाइम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ तो गाँव में से रोशनी नहीं। तो मैं, जो अजान देने वाला हुजरा है वहाँ माइक होता है, और ये इधर से बीच में वॉल है, ये पूरी मस्जिद। वो मस्जिद में कोई बंदा अंदर था, जब पढ़ने आया हुआ था। मैंने रात पढ़ना शुरू की तो खिड़की से मुझे रोने की आवाज़ें आना शुरू। बंदा पेशावर से था, मौलवी साहब थे, वो रोना शुरू हो गया। इवन जब वो रोना शुरू हुआ और मुझे आवाज़ आई, उम्र एज भी इतनी नहीं थी, मैं डर गया कि यार ये जिन्नात या कोई ऐसी चीज़ सुनो हो गई। मैंने नात ख़त्म की, स्विच बंद किया, बाहर गया, जूता उठाया और स्पीड बाहर कर की आगा हुआ। तो मैं जाते अब्बू को जाके बताया, मैंने कहा अब्बू कोई इधर जिन आ गए थे आज। कह रहे क्या यार? वाकई जिन आ गए थे, वो रो रहे थे। उसने कहा ओ यार वो भाई मुस्तफ़ा साहब आए हुए यार, वो उनको वजह तारी हो जाता है। तो ये भी एक वो है। मैंने जो है जब भी जहाँ नात पढ़ी है, मेरा मकसद पूरा हो जाता था। और मैं, क्योंकि उस पर हमेशा ये हुआ है कि कोई ना कोई बंदा रो पड़ा, तो मैं कहता हूँ बस मुस्तफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महफिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। और मैंने हमेशा लगन से, सच्चे दिल से जो भी काम किया है, नहीं किया तो नहीं किया। और ये भी एक पैगाम है, आप हमेशा जब एक काम को उसके कान से पकड़ के नहीं करते तो आपको मज़ा नहीं आएगा, वो काम नहीं होगा। और लगन से, कहते हैं ना, मेहनत, लगन, नीयत, सब चीज़ें, उसमें एक भी आप छोड़ेंगे ना, आप एक काम लगन मेहनत से कर रहे हैं और बुरी नीयत से कर रहे हैं, वो नहीं होगा। उस बंदे को नुकसान नहीं होगा, उसका नुकसान आपके ऊपर जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जानती ही नहीं है। बिल्कुल सही है। ये है। तो अगर आपकी इस बात को इस तरह से कहा जाए, सही नीयत का होना, उसके साथ में एलिवेटेड इमोशंस का होना, जज्बात का होना, उसके साथ अटैच होना, उस वलवले के साथ फिर कोशिश करना ये सोच के कि ये मैं काम करके रहूँगा, तो पूरी कायनात आपको उस काम के करने में सपोर्ट करने लगती है और आप उस मकाम तक पहुँच जाते हैं। इसके अंदर लूज़ नहीं छोड़ के आप चल सकते। मेरे मुकम्मल इरादा, और उसके बावजूद भी अगर काम ना हो तो भी यकीन कर लें कि ये बेहतर है। अरे कम से कम आपने तो पूरा काम किया। बहुत सारी जगहों पर मैं, तो मेरी एक आदत है कि किसी डील के लिए गए, किसी काम के लिए गए और नहीं हुआ, तो हमेशा आप कहेंगे यार इससे का नुकसान हो गया। जी, मैं नहीं कह, वेरी गुड। मैं वापस आ रहा होता हूँ ना, अगर मैं सिर्फ एक दफ़ा आसमान को देखता हूँ, सिर्फ ये कहता हूँ कि तू जो भी करता है वो सही करता है, वाह। कि आज नहीं है तो कोई बात। और यकीन करें, अगर इसमें मुझे 5 लाख का फायदा है ना, तो अगली डील में मुझे 10 लाख का फायदा हुआ। सेम डील दूसरी जगह की है। ये आपने पहले भी बात बताई कि जब आपका कोई काम नहीं होता और आप उस वक्त जो है थोड़ा सा महसूस करते हैं कि यार ये काम नहीं हुआ, हाँ, तो आप आसमान की तरफ देखते हैं।
मैं बिल्कुल देखता हूँ। तो उस वक्त क्या देख के क्या कहते हैं, क्या फीलिंग तारी होती है आपके पास, वो तो शेयर करें। मुझे तो जवाब मिल जाता है। वो कैसे? हाँ, सच्चे दिल से आप अल्लाह से बात करें और वो आपको जवाब ना दे। मैं कभी नहीं कहता मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं यूँ करता हूँ। मुझे अल्लाह ताला से जब भी कोई बात करनी होती है ना, मैं सुबह फजर की और तहज्जुद की नमाज अंदाज में पढ़ता हूँ, और मैं जब दुआ कर रहा होता हूँ और मुझे मैं बात कर रहा होता हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मालिक, मेरा खुदा के साथ मेरे सामने खड़ी है, और वो काम होना शुरू हो जाते हैं, वो चलना शुरू हो जाता है जैसे मैं बात करता हूँ। तो मैं जब आसमान पे देख के सिर्फ देखता हूँ चंद सेकंड, 5 4 5 10 सेकंड, क्या जी मालिक, बस मैं तेरी इस बात पे भी खुश हूँ, तेरी इस रज़ा पे मैं बिल्कुल कुर्बान हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात आपके सारे मसले, आपके सारी चीज़ें सीधे करती है। आप अगर सच्चे दिल से मांगे तो सही। ब्यूटीफुल। सब्र, शुक्र, मुसलसल ग्रेटिट्यूड करते रहना, और इस यकीन से कि जो भी हुआ है बेहतर हुआ है, फिर चीज़ें होने लगती हैं, फिर सारी चीज़ें आपके हक में होने लगती हैं। द ऑलमाइटी इज़ देयर टू हेल्प यू एट दैट टाइम, क्योंकि आप अपना आप उसके हाथ में दे चुके होते हैं बिल्कुल। पूरे कामिल ईमान के साथ। आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया। इवन आप टाउन समझा के यार आप। ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने और सुनने वालों ने भी, सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।